यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। जैसे ही हर्ष वहां से चला जाता है, अभी तक वहां घूम घूम कर मजे मजे से खाना खा रहे कियान को एक शरारत सूझती है। वो अनन्या को देखते हुए अक्षत से अपनी तोतली जुबान में कहता है, बाय, तूने देखा आज सुबह अल्पिता तीचल पापा को देख के कैचे मुकुलाल रही थी। इस पर अक्षत भी हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, हाँ पता नहीं वो पापा को देख ए थे क्यों मुस्कुरा रही थी। अनन्या जो कि उन दोनों को खाना खिला रही थी, अचानक उन दोनों की बातें सुनकर उसके कान खड़े हो जाते हैं। कियान का क्या कहा तुमने? कौन पापा को देखकर मुस्कुरा रहा था? इस पर कियान बड़े आराम से अनन्या के हाथ से खाने का एक बाइट खाते हुए कहता है, वो अल्पिता टीचल मम्मा वो मुस्कुरा रही थी पापा को देख कल, और कल ही क्या? वो तो लाइज ही ऐते ही मुस्कुराती है पापा को देख कल। अनन्या उसकी बात सुनकर अक्षत को देखने लगती है। अक्षत भी हाँ में सर मिलाता है। अनन्या अपने मन में कहती है, लो अब एक और चुड़ैल आ गई मेरे पति पर डोरे डालने के लिए। अब मैं इस अर्पिता टीचर का क्या करूं मैं? फिर वो कुछ सोचकर अपने आप से कहती है, हाँ एक काम करती हूँ, कल से मैं अक्षत और कियान को स्कूल से पिक कर लिया करूंगी ताकि उस अर्पिता को कम से कम मौके मिले मेरे समर को देखने के। हाँ ये ठीक रहेगा, रात को जब समर आएंगे ना तो मैं उनसे ये बात कहूंगी। ये सब सोचते हुए अनन्या अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष अब भी सनशाइन अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में अपनी कार के पास खड़ा था। वो अब अनन्या के बारे में सोच रहा था कि वो अनन्या से अपनी सच्चाई आखिर वो कब तक छिपाएगा। वो उसे कब बताएगा अपनी असली पहचान के बारे में। आखिर अब उन दोनों की शादी को 4 साल से ज्यादा समय हो गया था और अब उनके 2 बच्चे भी तो है। ऐसा नहीं था कि इन 3 सालों में उसने अनन्या को उसका ये सच बताने की कोशिश नहीं की, पर ना जाने क्यों हर बार वो हिम्मत जुटा नहीं पाता था। उसे नहीं पता था अनन्या इस पर कैसे रिएक्ट करेगी। वो ये भी सोच रहा था कि अगर कल गए उसके बच्चे बड़े हो गए और उन्हें किसी और से उसकी सच्चाई का पता चला तो क्या वो अपने बच्चों की नज़रों में गिर नहीं जाएगा। यही सब सोचते हुए हर्ष वहां से निकल जाता है। रात का वक्त हर्ष और अनन्या के फ्लैट में वो स्वीट सी 4 लोगों की फैमिली एक साथ डिनर कर रही थी। अनन्या और हर्ष एक तरफ बैठे हुए थे जबकि अक्षत और कियान उनके सामने बैठे थे। वैसे तो अनन्या उन्हें अपने हाथों से खिलाना चाहती थी, पर इसके लिए हर्ष ने मना कर दिया था। वो अभी से अक्षत और कियान को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहता था। अनन्या हर्ष से कुछ कहना चाहती थी पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात की शुरुआत कहाँ से करे। अक्षत, कियान और अनन्या आंखों ही आंखों में कुछ बातें कर रहे थे जिससे हर्ष अनजान था। तभी थोड़ी देर बाद हर्ष का खाना हो जाता है। वो वहां से उठने लगता है, तभी अनन्या बोल पड़ती है, अह समर, मुझे आपसे कुछ कहना है। हर्ष उसकी बात सुनकर रुक जाता है। वो उसे सवालिया नज़रों से देखने लगता है। वो मैं ये कह रही थी कि क्यों ना मैं ही अक्षत और कियान को कल से स्कूल से पिक करूं। हर्ष उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगता है। उसके कुछ कहने से पहले ही अनन्या एक्सप्रेशन देते हुए कहती है, अरे वो दरअसल मैं घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हूँ तो क्यों ना मैं ही इन्हें पिक कर लूँ, और वैसे भी आप लंच तो करते हैं नहीं यहाँ आकर, तो आपका भी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हर्ष उसकी बात सुनकर कुछ देर इस बारे में थोड़ी देर सोचता है। हाँ बात तो अनन्या की सही थी, लंच टाइम में यहाँ वापस आने की वजह से उसका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता था। और वैसे भी अब अनन्या को 4 साल हो गए हैं शेखावत खानदान को छोड़े और वो उन सब की पहुंच से काफ़ी दूर थी, तो उनका या उनके दुश्मनों का अनन्या तक पहुंचने का सवाल भी पैदा नहीं होता। और रही बात ऑस्टिन की, तो उसे भी उसने उसकी पूरी गैंग के साथ 3 साल पहले ख़त्म कर दिया था। तो ऐसे में अगर अनन्या थोड़ा बहुत बाहर घूम ले तो इसमें कोई बुराई हर्ष को नज़र तो नहीं आ रही थी। इस बारे में सोचता है तो उसे अनन्या की बात सही ही लगती है। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, ठीक है, पर ध्यान रखना। ये कहकर वो वहां से रूम में चला जाता है और अनन्या अंदर ही अंदर खुश हो जाती है।
अगला दिन सुबह का वक्त हमेशा की तरह हर्ष अक्षत कियान को स्कूल छोड़ने आया था। उनकी कार स्कूल के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। अक्षत और कियान हर्ष को बाय पापा कहकर अंदर जाने ही वाले होते हैं कि हर्ष एक झटके में अपने दो लंबे लंबे हाथ बढ़ाकर उन दोनों को अपनी गोद में उठा लेता है। वो दोनों नासमझी में अपने पापा को देखने लगते हैं। अले पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? तोलिए हमें, वरना हमें स्कूल के लिए लेट हो दाएगा ओल तितल गुच्छा कलेगी। अक्षत अपनी मासूम आवाज में कहता है। वहां से आ जा रहे लोग उन तीनों को ही देख रहे थे। वो तीनों ऐसे बेहद क्यूट लग रहे थे। हर्ष के एक हाथ पर अक्षत बैठा था और एक पर कियान। हर्ष उन दोनों को घूरते हुए कहता है, हाँ छोड़ तो मैं दूंगा, पर पहले ये बताओ कि कल तुम दोनों ने अपनी मम्मा से ऐसा क्या कहा था कि वो कल रात मुझसे बात भी नहीं कर रही थी? अक्षत कियान दोनों ही ये सुनकर डर जाते हैं। हर्ष उन दोनों के एक्सप्रेशंस को बराबर नोटिस कर रहा था। वो इस बार अपनी बात पर जोर डालते हुए थोड़ी तेज आवाज में कहता है, बताओ। कियान उसकी आवाज सुनकर थोड़ा डर जाता है। वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, वो पापा, हमने तो मम्मा को बच इतना बताया था कि कल पता नहीं क्यों पल अल्पिता टीचर आपको देख कल मुझकुला रही थी। हर्ष को उसकी ये बात सुनकर ही सब कुछ समझ में आ जाता है। वो उन दोनों को छोड़ देता है और अगले ही पल वो दोनों वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। हर्ष मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, ये पागल लड़की शादी के इतने सालों बाद भी इतना जलती है। जलको कड़ी कही कि इसे तो मैं रात में देखता हूँ। अपने मन में ये सब कहते हुए वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिटी हॉस्पिटल दिल्ली के एक प्राइवेट केबिन में लगभग 25-26 साल की एक लड़की, जो कि दिखने से ही प्रेग्नेंट थी, वो उस केबिन में मौजूद बेड पर लेटी थी और एक फीमेल डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की मदद से उसकी कोख में मौजूद बच्चे की धड़कनें चेक कर रही थी। जैसे जैसे वो डॉक्टर चेक अप कर रही थी, उसके माथे पर बल पड़ते जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो डॉक्टर अपनी चेयर पर बैठी एक एक्सरे रिपोर्ट देख रही थी। उसके सामने दो औरतें बैठी हुई थी। एक वो थी जो प्रेग्नेंट थी और जिसका चेकअप वो डॉक्टर कुछ देर पहले कर रही थी, और उसके साथ एक और औरत थी जो उम्र में बड़ी थी। ये दोनों कोई और नहीं, अनिता और शिवी थी। दरअसल शिवी 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और वो अनिता को लेकर यहाँ अपने रूटीन चेकअप के लिए आई थी। लेकिन अपने सामने बैठी लेडी डॉक्टर के चेहरे के एक्सप्रेशंस देख दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। एक अनचाहा डर उन दोनों को सता रहा था। क्या हुआ डॉक्टर, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है ना? अनिता डॉक्टर से आखिरकार हिम्मत करके पूछ ही लेती है। डॉक्टर उस रिपोर्ट को टेबल पर रखकर एक गहरी सांस लेकर कहती है, देखिए मिसेस जिंदल, मिसेस शिवी, मैं आप दोनों से कुछ छिपाना नहीं चाहती। पर डॉक्टर बात क्या है? शिवी अपने ऊपर काबू नहीं रख पाती और थोड़ी तेज आवाज में कहती है। उसके चेहरे पर अपने होने वाले बच्चे को खोने का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अनिता उसके हाथ पर हाथ रखकर उसे शांत रहने का इशारा करती है। वो डॉक्टर बड़ी शांति से धीमी आवाज में कहती है, मिसेस कपूर, मैं समझ सकती हूँ आप इस वक्त कैसा महसूस कर रही है, पर मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे की धड़कनें काफ़ी धीमी और लो है। आपका बच्चा इस वक्त काफ़ी वीक है। शिवी ने जैसे ही ये बात सुनी, उसका पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उस पूरे केबिन में कुछ देर के लिए एक सन्नाटा छा गया था। शिवी की आंखें आंसुओं से भर जाती है। वही अनिता, उसका भी कुछ यही हाल था। उसका भी पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। अनिता की उम्र में आमतौर पर इंसान अपने बच्चों को देखने का और उनके साथ वक्त बिताने के ख्वाब सजाता है। उसका भी यही सपना था, पर जब 3 साल पहले डॉक्टर ने उसे बताया कि आकाश अब जिंदगी भर बाप नहीं बन पाएगा, तब तो मानो वो टूट सी गई थी। हर्ष को तो उसने पहले ही खो दिया था। उसे समझ में आ गया था कि वो अब जिंदगी में कभी भी दादी नहीं बन पाएगी। लेकिन जब कुछ महीनों पहले उसे पता चला कि शिवी प्रेग्नेंट है, तो उसके मन में एक उम्मीद जागी थी। दादी ना सही तो कम आज कम वो नानी तो बन ही सकती थी। पर अब डॉक्टर की ये बात सुनकर उसे अपना ये सपना भी टूटने का डर सताने लगा था। डॉक्टर आगे कहती है, मिसेस कपूर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। अभी बात उतनी भी नहीं बिगड़ी। आपको प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना होगा और प्रॉपर्ली रेस्ट भी करना पड़ेगा। मैं आपको कुछ दवाएं लिख कर देती हूँ, आप उन्हें टाइम टू टाइम लेते रहिएगा।
अनिता और शिवी हाँ में गर्दन मिला देती है। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आती है। अनिता ने शिवी को दोनों हाथों से थामा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो दोनों जिंदल मैंशन आ जाती है। शिवी भी इन दिनों अपने मायके जिंदल मैंशन में ही रहती थी ताकि वो ठीक से रेस्ट कर पाए। वहीं दूसरी तरफ पुणे में दोपहर का वक्त अनन्या घर से निकलकर एक रिक्शा में बैठ जाती है। आज ये पहली बार था जब वो अपने बच्चों को स्कूल से पिक करने जा रही थी। उसने आज भी अपना चेहरा दुपट्टे से ढाक रखा था ताकि कोई उसे गलती से भी पहचान ना ले। वो रिक्शा अभी कुछ देर चली ही थी कि तभी अचानक उस रिक्शा के सामने से एक महंगी सी रोल्स रॉयस तेजी से गुजर जाती है। अनन्या का ध्यान भी अचानक उस रोल्स रॉयस की तरफ चला जाता है और वो पुरानी यादों में खो जाती है। ये उसके पापा की फेवरेट कार थी। उसके पापा ऐसी ही रोल्स रॉयस कार में उसे और उसकी दोस्त यामिनी को पूरा जयपुर घुमाया करते थे। वो सब याद करके वो अपने मन में कहती है, पापा, यामिनी, आई मिस यू बोथ। मैं आप दोनों को बहुत 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 मिस करती हूँ। वक्त भी अजीब मोड़ लेता है। इंसान को कभी पूरी तरह से गिरा देता है तो कभी उठा देता है। कभी रोल्स रॉयस जैसी आलीशान और महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाली अनन्या आज यहाँ सबसे छुप छुप कर रिक्शा से सफ़र कर रही थी। अगर इस वक्त जो लोग अनन्या को पहले जानते थे वो लोग अगर आज उसका ये हाल देखते तो शायद अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं करते। पर अनन्या को इससे कोई शिकायत नहीं थी और न तो कोई शिकवा था। वो इन सब के बावजूद खुश थी अपने पति और अपने बेटों के साथ अपनी उस छोटी सी दुनिया में। रात का समय जिंदल मैंशन में अनिता अपने कमरे में यहाँ से वहाँ चक्कर काट रही होती है। शिवी के बारे में सोच सोच कर उसकी जान निकली जा रही थी। तभी अर्णव भी अपने ऑफिस आ जाते हैं। अनिता को यूं परेशान देख वो कहते हैं, क्या हुआ अनिता, तुम कुछ परेशान लग रही हो। अनिता उन्हें आया देख थोड़ी और अचानक उनकी आवाज़ सुन थोड़ा चौंक जाती है। फिर वो रूंधे स्वर में अर्णव से कहती है, परेशान नहीं होऊं तो और क्या करूं अर्णव। आपको पता है आज मैं शिवी को लेकर हॉस्पिटल गई थी चेकअप के लिए और डॉक्टर ने हमें बताया कि शिवी का बच्चा काफ़ी कमज़ोर है और अगर हमने बच्चे का ठीक से ध्यान नहीं रखा तो हम बच्चे को खो भी सकते हैं। अर्णव ने जैसे ही अनिता की ये बात सुनी उनका पूरा चेहरा पीला पड़ जाता है। अनिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अर्णव और अनिता ने भी पिछले 11 सालों में बहुत कुछ देखा था। पहले उन्होंने हर्ष को खो दिया था, फिर एक एक करके जिंदल खानदान के सारे लोगों के साथ इन दोनों के रिश्ते खराब होते चले गए। फिर उन्हें पता चला कि आकाश अब कभी जिंदगी में बाप नहीं बन पाएगा। कुल मिलाकर इन दोनों ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार को पूरी तरह से बिखरता देखा था। अब इन दोनों के अंदर एक और ट्रॉमा झेलने की ताकत नहीं थी। किसी तरह अर्णव अपने आप को संभालते हुए कहते हैं, तुम फिक्र मत करो अनिता, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम है ना, हम ख्याल रखेंगे शिवी और उसके बच्चे का। कुछ देर दोनों चुप रहते हैं। अर्णव अनिता का कंधा सहलाते हुए कहते हैं, तुमने डॉक्टर पायल से अपॉइंटमेंट लिया, उनसे बात की तुमने, वो तो हमारे शहर की बेस्ट गायकोलॉजिस्ट है ना। इस पर अनिता अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, हाँ अर्णव, मैंने कोशिश तो की थी पर मुझे पता चला कि डॉक्टर पायल अब रिटायर्ड हो चुकी है अपने प्रोफेशन से और वो इस वक्त अपने पति के साथ अब्रॉड में सेटल है। वो अब कोई भी केस अपने हाथों में नहीं लेती। अर्णव के माथे पर उसकी बात सुनकर बल पड़ जाते हैं। कुछ देर सोचने के बाद वो अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाल कर किसी को कॉल कर देते हैं। दूसरी तरफ से जब फ़ोन पिक होता है तो अर्णव ऑर्डर से भरी टोन में कहते हैं, जतिन, मुझे 1 घंटे के अंदर इंडिया के बेस्ट गायनकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए, समझे। जतिन अपने बॉस की आवाज़ सुनकर ही समझ गया था कि मामला काफ़ी सीरियस है। वो ओके कहकर फ़ोन कट कर देता है। अनिता उनकी बात सुनकर एक राहत की सांस लेती है। वो पहले से कुछ रिलैक्स हो जाती है। आप हाथ मुंह धोकर आइए, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ये कहकर अनिता वहां से जाने लगती है तो अर्णव उसे रोकते हैं, कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी सर्वेंट से कह दूंगा अपने लिए खाना लगवाने को। अभी तुम शिवी के पास जाओ, इस वक्त उसे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी हालत में उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ सकते हैं जो उसके होने वाले बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अनिता उनकी बात सुनकर कुछ देर इस बारे में सोचने लगती है तो उसे भी उनकी बात सही लगती है।
थोड़ी देर बाद अनिता शिवी के कमरे में उसके साथ मौजूद थी। शिवी बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बेड पर बैठी हुई थी और अनिता उसके पास बैठी लगातार उसे दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। शिवी बेटा तू फिक्र मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ऊपर वाले पर भरोसा रख, वो सब देख रहा है। पर शिवी पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। कुछ देर तक चुप रहने के बाद वो सुबकते हुए कहती है, मॉम अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया ना तो मैं भी जी नहीं पाऊंगी। शिवी के आंखें भी छलक पड़ती है। अनिता का मन भी रोने का कर रहा था, पर उसने अब तक शिवी के खातिर खुद को संभाल रखा था। वो जानती थी वो शिवी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। तभी उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और अर्णव अंदर आते हैं। अपने डैड को अपने सामने देखकर शिवी और भी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। अर्णव भी उसके बेड की दूसरी तरफ आकर बैठ जाते हैं। शिवी उनके गले लग जाती है और अपनी आंखों में बचे कूचे बाकी आंसू भी बहा देती है। नहीं बेटा रोते नहीं, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी शिवी, अगर तुम ऐसे करोगी तो तुम्हारे बच्चे पर इसका गलत असर पड़ सकता है। शिवी का मन भी अब कुछ देर रो लेने के बाद हल्का हो गया था। वो अपने आंसू पोंछ लेती है। थोड़ी देर तक वहां एक शांति छाई रहती है। तभी अर्णव शिवी और अनिता दोनों से एक साथ कहते हैं, फिक्र मत करो अनिता, मैंने इस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन ढूंढ लिया है। अनिता और शिवी दोनों उनकी बात सुनकर एक साथ उन्हें सवालिया नज़रों देखने लगती है। अर्णव उन्हें शांत रहने का इशारा करते हुए अपनी बात कहते हैं, देखो मैंने इंडिया के कुछ टॉप गाइनकोलॉजिस्ट के बारे में जतिन को पता लगाने को कहा था। उसने मुझे किसी डॉक्टर रोमी जाधव का नाम सजेस्ट किया है। डॉक्टर रोमी का नाम हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रहा है। उन्हें हाल ही में अपने काम के लिए एक नेशनल अवार्ड भी मिला था। मुझे लगता है वो हमारी मदद कर सकती है। अनिता और शिवी दोनों के चेहरे पर एक चमक आ जाती है। अनिता खुश होते हुए कहती है, तो कहाँ रहती है ये डॉक्टर रोमी? आप उनसे शिवी के लिए अपॉइंटमेंट क्यों नहीं लेते? इससे पहले कि अर्णव कुछ कहते उनका फ़ोन बजने लगता है। वो फ़ोन उठाकर थोड़ी देर उस पर बात करने लगते हैं। कुछ देर बात करने के बाद वो ओके ठीक है कहकर फ़ोन कट कर देते हैं। शिवी और अनिता अभी भी आस लगाए उन्हें ही देख रही थी। इससे पहले कि उन दोनों में से कुछ कहता अर्णव कहते हैं, डॉक्टर रोमी जाधव का क्लिनिक पुणे में है, वो पुणे में रहती है। अनिता और शिवी के माथे पर एक बार फिर उनकी बात सुनकर बल पड़ जाते हैं। अनिता थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, पुणे में? तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकती? आपको तो पता ही है पुणे यहाँ से कितना दूर है। अर्णव ना में सर मिलाते हुए कहते हैं, नहीं वो यहाँ नहीं सकती, वहाँ उनके दूसरे भी पेशेंट्स और उनके उसूल है। वो अपने रेगुलर पेशेंट्स को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाती। हम लोगों को ही पुणे जाकर उनसे मिलना पड़ेगा। जतिन ने एक्स्ट्रा पैसे देकर शिवी के लिए डॉक्टर रोमी से 2 दिन बाद की अपॉइंटमेंट बुक कर ली है। तुम दोनों को वहाँ उससे पहले जाना पड़ेगा, वरना ये अपॉइंटमेंट हमारे हाथ से निकल जाएगी। अनिता और शिवी दोनों उनकी बात सुनकर परेशान हो जाती है। अनिता को शिवी की ऐसी हालत में इतनी दूर ट्रैवल करना कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर शिवी अपने मन में पक्का इरादा कर चुकी थी। वो कहती है, ठीक है डैड, अपने बच्चे के लिए मैं वहां जाऊंगी। अर्णव और अनिता शिवी की आंखों में एक डिटर्मिनेशन देख सकते थे। अर्णव हाँ में सर मिलाते हुए कहते हैं, वेरी गुड बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। मैं तुम दोनों के जाने और वहां रहने का इंतज़ाम करता हूँ। तुम दोनों कल ही निकल जाओ। तुम दोनों मतलब आप नहीं आ रहे हमारे साथ? अनिता परेशान होते हुए कहती है। अनिता दरअसल इस वक्त कंपनी में थोड़ी उथल पुथल मची हुई है, ऐसे में मेरा आना थोड़ा मुश्किल होगा, पर कोई बात नहीं, तुम अपने साथ रौनक और कुछ लेडी सर्वेंट्स को ले जाओ, वो तुम दोनों की मदद कर देगी। शिवी अनिता दोनों हाँ में सर मिला देती है। अगले दिन दोनों पुणे जाने के लिए तैयार हो रही थी। अनिता शिवी के कमरे में उसके कुछ दिनों के कपड़े पैक कर रही थी और शिवी वही उसके सामने गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी वहां अर्णव आ जाते हैं। अर्णव शिवी को एक नज़र देखकर अनिता की तरफ देखते हुए कहते हैं, जाने की सारी तैयारियां हो गई अनिता? अनिता बस हाँ में अपना सर मिला देती है। थोड़ी देर बाद उसकी पैकिंग हो जाती है। तभी जिंदल मेंशन की 2 फीमेल सर्वेंट्स वहां आ जाती है। अर्णव उनकी तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, ये दोनों तुम्हारे साथ जाएगी।
इस पर भी अनिता हाँ में गर्दन हिला देती है। वो सवेंस वहां से उनका सामना लेकर चली जाती है। शिवी भी अपनी जगह से उठ जाती है। अब उनके निकलने का वक्त हो चुका था। चलो मैं तुम दोनों को एयरपोर्ट तक छोड़ देता हूँ, हमारा जेट तैयार है, अर्णव उन दोनों के साथ चलते हुए कहते हैं। थोड़ी देर बाद जिंदल मैंशन से 3 लेटेस्ट एडिशन मर्सिडीज कार्स बाहर निकलती है। एक में अर्णव, शिवी और अनिता बैठे हुए थे और बाकी दोनों में जिंदल फैमिली का मैनेजर रौनक, सवेंस और कुछ बॉडीगार्ड्स थे। वैसे तो अनिता और शिवी को ज्यादा लोग नहीं जानते थे तो उन पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं था, पर अर्णव उन दोनों के मामले में रिस्क नहीं लेना चाहते थे, खासकर कि 3 साल पहले जो आकाश के साथ हुआ उसको ध्यान में रखते हुए। कुछ ही देर में वो 3 गाड़ियां सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पर मौजूद जिंदल फैमिली के प्राइवेट पार्किंग लॉट में आकर रुकती है। अनिता शिवी जेट की तरफ जाने लगती है, तभी अर्णव उन्हें पुकारते हुए कहते हैं, अनिता। अनिता उनके मुंह से अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगती है। अर्णव थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते हैं, अपना और शिवी का ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बस एक फ़ोन कर देना, मैं अपना सारा काम छोड़कर चला आऊँगा। अनिता को उनकी बात सुनकर अच्छा लगता, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वो दोनों सवेंस और गार्ड्स के साथ प्राइवेट जेट में बैठ जाते हैं और जेट वहां से उड़ जाता है। अर्णव भी थोड़ी देर बाद वहां से अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ पुणे में सुबह का वक्त था। हर्ष, अनन्या और अक्षत कियान एक साथ एक हैप्पी फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी उनके फ्लैट का डोर नॉक होता है। अनन्या जाकर दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि हर्ष उसे रोक लेता है। रुको मैं देखता हूँ, ये कहकर वो अपनी जगह से उठकर जाकर दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही हर्ष अपने सामने खड़े इंसान को देखता है वो अंदर ही अंदर थोड़ा परेशान हो जाता है। सामने एक 45-50 साल का गंजा आदमी खड़ा था। वो आदमी हर्ष को घूरते हुए कहता है, मैं फ्लैट का रेंट लेने आया हूँ और हाँ मैं पहले ही कह देता हूँ प्लीज़ आज मना मत करना, वैसे ही आपका 2 महीने का किराया पेंडिंग है। हर्ष एक गहरी सांस लेकर कहता है, तिवारी साहब प्लीज़ आप मुझे 1 हफ्ते वक्त दे दीजिए, अभी मेरी तनख्वाह आने में थोड़ा वक्त है। मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी सैलरी आएगी मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। तिवारी को हर्ष की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो तेज आवाज में कहता है, अगर पैसे दे नहीं सकते तो रहते क्यों हो पुणे जैसे शहर में? अपने बीवी बच्चों को लो और किसी छोटे से गांव ही चले जाओ ना। हर्ष को ये सुनकर गुस्सा तो बहुत आ रहा था। ये आदमी उसे उसके बीवी बच्चों के सामने शर्मिंदा कर रहा था, पर वो चुप था। वो जानता था गलती उसकी है। उसकी सैलरी में वो घर के सारे खर्चे मैनेज नहीं कर पा रहा था और इसी चक्कर में फ्लैट का किराया भी नहीं दे पा रहा था। अंदर मौजूद अक्षत, कियान और अनन्या भी ये तेज आवाज सुनकर अपना नाश्ता रोककर हर्ष के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। वो भी इस तिवारी नाम की मुसीबत से अच्छे से वाकिफ थे। ये पहले भी ऐसे ही उनके घर के बाहर के तमाशे कर चुका था। हर्ष तिवारी को देखते हुए एक बार फिर रिक्वेस्टिंग टोन में कहता है, प्लीज तिवारी जी थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। देखिए हम यहाँ कितने वक्त से रह रहे हैं, इतना भरोसा तो आप मुझ पे कर ही सकते हैं। अनन्या की आंखों से हर्ष को ऐसे किसी के सामने गिड़गिड़ाता देख आंसू आ जाते हैं। उसने हमेशा उसको हालात का सामना चट्टान की तरह करते हुए देखा था, पर आज उसको टूटता देख वो भी टूट जाती है। अक्षत और कियान भी अपना सर झुका लेते हैं, वो भी अपने पापा को ऐसे नहीं देख सकते थे। तिवारी चिढ़ते हुए एक बार फिर तेज आवाज में कहता है, बस कल तक अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना तो कल मेरे यहाँ आने से पहले ये फ्लैट खाली कर देना। ये कहकर तिवारी वहां से अगले ही पल चला जाता है। हर्ष उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है। वो अक्षत और कियान से बिना देखे कहता है, चलो अक्षत, कियान हमें देर हो रही है। उसे इस वक्त इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि वो खुद अपने बच्चों से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था और अनन्या की तरफ तो वो देख भी नहीं पाता। अनन्या की आंखें अभी भी आंसुओं से भीगी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो तीनों वहां से निकल जाते हैं। अनन्या उन्हें अपनी नम आंखों से आखिर तक जाते हुए देख रही थी। पूरे रास्ते हर्ष अक्षत या कियान में से किसी से कुछ नहीं कहता। वो बिल्कुल चुप था। वो चुपचाप ड्राइव करता रहता है। अक्षत और कियान भी समझ जाते हैं कि उनके पापा का मूड अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद हर्ष उन्हें उनके स्कूल छोड़कर वहां से निकल जाता है।
लगभग 2 घंटे बाद अक्षत और कियान की क्लास के सारे बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे होते हैं, पर अक्षत और कियान उनके साथ नहीं खेल रहे थे। वो दोनों जहां वो बच्चे खेल रहे थे उनसे कुछ दूरी पर मौजूद एक बड़े से पेड़ के नीचे खड़े थे। अक्षत और कियान के चेहरों पर इस वक्त अलग ही भाव थे। दोनों अपनी उम्र से काफी ज्यादा मैच्योर और सीरियस लग रहे थे। अक्षत अपनी मासूम आवाज में कियान से कहता है, तियान, तूने चुना। वो अंकल कह रहे थे कि अगर उनको उनके पैसे नहीं मिले तो वो हम लोगों को हमारे घर से निकाल देंगे। कियान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, आयक तत्पल हम लोग दायदे तहा। इस पर वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं। उन दोनों को पता था उनके मम्मा पापा उनसे कुछ कहते तो नहीं, पर वो लोग अक्सर पैसों को लेकर परेशान रहते हैं। ये आज पहली बार नहीं था, उन्होंने काफ़ी बात लेनदारों को उनके घर आकर ऐसे ही पैसे मांगते हुए देखा है। दोनों अपनी उम्र के बच्चों से काफ़ी आगे का सोचते थे। उन दोनों का मन कर रहा था कि जल्दी से ये वक्त बीत जाए और वो बड़े होकर अपनी मम्मा पापा के लिए खूब सारे पैसे कमाए और उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी दे। यहाँ दूसरी तरफ अनिता और शिवी का जेट भी एक लंबे सफर के बाद पुणे में लैंड कर जाता है। एयरपोर्ट के बाहर 3 कैब्स उनके और उनके साथ आए सर्वेंट्स के लिए पहले से ही वहां मौजूद थी। अर्णव ने इन सब का इंतजाम पहले से ही कर लिया था। शिवी और अनिता उनमें से एक कैब में बैठ जाते हैं और होटल के लिए निकल जाते हैं। अनिता देखती है पूरे रास्ते शिवी चुप और गुमसुम थी। अनिता उसे कुछ कहना चाहती थी, पर वो समझ सकती थी कि शिवी इस वक्त किस दौर से गुजर रही है, इसीलिए वो इस वक्त कुछ कहना सही नहीं समझती। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ियां पुणे के एक बड़े से 7 स्टार होटल के बाहर आकर रुकती है। अनिता शिवी के बाहर उतरते ही रौनक वहां उनके पास आ जाता है। मैडम, आप दोनों के लिए अर्णव सर ने 10th फ्लोर पर एक स्वीट बुक किया है, आप मेरे साथ चलिए। अनिता हाँ में सर मिलाती है। रौनक उन दोनों को उसी होटल के आलीशान VIP स्वीट में ले आता है। वो फीमेल सर्वेंट्स जो कि अनिता और शिवी के साथ आई थी उन दोनों का सामान लेकर वहां आ जाती है। जैसे ही वो दोनों वो आलीशान स्वीट देखती है उनकी आंख तो मानो फट कर बाहर आने को तैयार थी। इतनी आलीशान और खूबसूरत जगह तो उन्होंने सपने में भी नहीं देखी थी, और अगर अर्णव अनिता और शिवी का ध्यान रखने के लिए उन्हें यहाँ नहीं भेजती तो शायद वो ऐसी जगह कभी देख भी नहीं पाती। अनिता रूम को एक नज़र देखकर रौनक से कहती है, ठीक है रौनक, अब तुम जा सकते हो, और हाँ अपने और बाकी सबके रहने का इंतज़ाम भी कर लेना। रौनक और वो सर्वेंट्स वहाँ से हाँ में सर मिलाकर चले जाते हैं। अनिता की नज़र शिवी पर पड़ती है जो वही कुछ दूरी पर खड़ी उस रूम में बनी एक बड़ी सी खिड़की से एकटक पुणे शहर को देख रही थी। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है। शिवी एक नज़र उसे देख फिर से सामने का नज़ारा देखने लगती है। अनिता कहती है, मुझे पता है तुम उदास हो, पर इस वक्त तुम्हारा अपने आप को संभालना बेहद ज़रूरी है बेटा। चलो अब थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर बाद वैसे भी शाम हो जाएगी तो हम खाना खा लेंगे। शिवी हमें सर मिलाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। अगले दिन सुबह 11 बजे का समय लाइफ केयर हॉस्पिटल पुणे। अनिता और शिवी हॉस्पिटल के बड़े से कॉरिडोर की एक बेंच पर बैठी थी और अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अनिता लगातार शिवी का कंधा सहलाते हुए उसे सांत्वना दे रही थी। तभी एक वार्ड बॉय वहां आकर कहता है, यहाँ मिसेस शिवी कपूर कौन है? इस पर शिवी हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, मैं ही हूँ शिवी, कहिए क्या काम था? वो आपको डॉक्टर रोमी अपने केबिन में बुला रही है, उनका केबिन वहां है, रूम नंबर 102। ये कहकर वो वार्ड बॉय वहां से चला जाता है। शिवी और अनिता दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और वहां से उठकर डॉक्टर के केबिन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो दोनों डॉक्टर रोमी के सामने उनके केबिन में बैठी हुई थी। डॉक्टर रोमी शिवी की अब तक की रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। ये डॉक्टर रोमी कोई और नहीं, वही डॉक्टर रोमी थी जिसने 3 साल पहले अनन्या की प्रेगनेंसी कंफर्म की थी और इसी ने अनन्या की डिलीवरी भी की थी। कुछ देर तक ध्यान से शिवी की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद डॉक्टर रोमी कहती है, मिसेस जिंदल, मुझे अपनी तरफ से भी उनके कुछ और टेस्ट्स कराने पड़ेंगे, क्या आप इसके लिए तैयार है? अनिता एक नज़र शिवी को देखती है। शिवी हाँ में अपने सर को मिला देती है। डॉक्टर रोमी ये देखकर अपने टेबल पर रखी बेल को रिंग करती है तो जल्दी से एक नर्स केबिन के अंदर आ जाती है। हाँ डॉक्टर रोमी, कुछ चाहिए था आपको? इस पर डॉक्टर रोमी शिवी की तरफ इशारा करते हुए कहती है,
सिस्टर, ये मिसेस शिवी कपूर है, ये दिल्ली से आई है, मुझे इनके कुछ बेसिक टेस्ट्स करवाने हैं, इन्हें आप ले जाइए। वो नर्स शिवी को देखकर उसे अपने साथ चलने का इशारा करती है। शिवी भी अनिता को देखते हुए वहां से चली जाती है। लगभग 3 घंटे बाद शिवी के सारे टेस्ट्स हो चुके थे और रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी। दोपहर के 2 बज गए थे। अनिता शिवी अब भी डॉक्टर रोमी के केबिन में उनके सामने बैठी हुई थी। रिपोर्ट्स को पढ़कर रोमी एक राहत की सांस लेती है। वो अपने सामने बैठी अनिता शिवी को देखते हुए कहती है, ओके, वैसे तो अब बच्चे की हालत पहले से स्टेबल है। अनिता और शिवी रोमी की बात सुनकर एक चैन की सांस लेती है, पर अगले ही पल रोमी उनकी इस खुशी पर फुल स्टॉप लगाते हैं। कहती है, हाँ, पर मैं अभी इतना श्योर होकर नहीं कह सकती, मुझे इन्हें अगले 3 दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। अनिता और शिवी के चेहरे एक बार फिर उतर जाते हैं। रोमी आगे कहती है, आप दोनों दिल्ली से आए हैं ना? इस पर अनिता हाँ में सर मिला देती है। तो क्या आप अगले 3-4 दिनों तक यही रह सकती है? मुझे 3 दिन तक इनके रेगुलर चेकअप्स करने होंगे, फिर 3 दिन बाद मैं इनके कुछ टेस्ट्स और करूंगी, तभी मैं ये बात कंफर्म कर सकती हूँ कि इनकी डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाएगी या नहीं। शिवी और अनिता दोनों के चेहरा पीले पड़ जाते हैं। डिलीवरी सक्सेसफुली हो जाएगी या नहीं, मतलब डॉक्टर? शिवी बेचैनी से कहती है। उसकी आवाज़ भी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। डॉक्टर रोमी एक लंबी सांस लेकर कहती है, मिसेस कपूर, आपकी बॉडी इस वक्त प्रेगनेंसी के हिसाब से काफ़ी कमज़ोर है। आई एम नॉट श्योर कि आप समझ रही है ना? डॉक्टर रोमी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है, पर अनिता और शिवी समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है। शिवी का तो मानो सर ही चकरा जाता है। अनिता उसे तुरंत ही संभाल लेती है। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अभी आप जहाँ स्टे कर रही है वहीं चली जाए और अच्छे से रेस्ट कीजिए, और हाँ, कल इसी वक्त दोबारा आ जाइएगा। अनिता रोमी की बात सुनकर हाँ में सर मिलाकर वहां से उठ जाती है। शिवी भी बेजान सी उसके पीछे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद वो अपने होटल वापस आ जाते हैं। इसी तरह 2 दिन और बीत जाते हैं। अनिता रोज शिवी को लेकर डॉक्टर रोमी के पास चेकअप के लिए जाती थी, पर उसकी हालत में अब भी कोई खास सुधार नहीं हुआ था। 2 दिन बाद सुबह का वक्त, अनिता होटल रूम की बालकनी में खड़ी अर्णव से फोन पर बात कर रही थी। आज अनिता और शिवी का पुणे में आखिरी दिन था। अर्णव कहते हैं, अनिता, क्या हुआ? शिवी अब ठीक है, कैसी है उसकी प्रोग्रेस? बस। अनिता उदास होते हुए कहती है, कोई खास प्रोग्रेस अभी भी नहीं है। डॉक्टर कह रही है कि उसका शरीर एक बच्चे को जन्म देने के लिए बहुत कमज़ोर है। इस पर दोनों तरफ शांति छा जाती है। लगभग 1 मिनट तक चुप रहने के बाद अर्णव कहते हैं, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हम शिवी की डिलीवरी के वक्त इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स को हायर करेंगे। डोंट वरी, हम ना तो शिवी को कुछ होने देंगे और ना ही हमारे ग्रैंड चाइल्ड को। इस पर अनिता भी एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ हाँ में सर मिला देती है। अर्णव आगे कहते हैं, वैसे कहा है शिवी, क्या कर रही है वो? और तुम दोनों वापस कब आ रहे हो? शिवी अंदर सो रही है और हम लोग आज शाम को निकल रहे हैं। वो डॉक्टर रोमी आज दोपहर में शिवी के कुछ टेस्ट्स करने वाली है, उसके बाद हम लोग निकलने वाले हैं। पर अर्णव, अनिता इतना कहकर अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। पर क्या हुआ शिवी को? अर्णव का दिल अनिता की ऐसी आवाज़ सुनकर बेचैन सा हो जाता है। अनिता उन्हें शांत करते हुए कहती है, वो शिवी ठीक तो है, पर उस दिन डॉक्टर की बात सुनने के बाद से वो काफ़ी परेशान हो गई है। वो मुझसे तक ठीक से बात नहीं कर रही है। अर्णव अनिता की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर वो शिवी का मूड ठीक करने के लिए क्या करे। काफ़ी देर सोचने के बाद उन्हें कुछ याद आता है। उनके चेहरे पर एक चमक सी आ जाती है। वो खुश होते हुए अनिता से कहते हैं, अनिता, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम शिवी को लेकर ज्ञानदीप स्कूल क्यों नहीं चली जाती थोड़ी देर के लिए? ज्ञानदीप स्कूल? अनिता नाम को दोहराते हुए कहती है। अर्णव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, ज्ञानदीप डिजिटल स्कूल, पुणे। तुम्हें पता है, ये स्कूल तुम जिस होटल में इस वक्त रुकी हो उससे कुछ ही दूरी पर है। अनिता को अब भी अर्णव की बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी आंखें छोटी करके नासमझी में कहती है, पर मैं उसे स्कूल क्यों ले जाऊं इस वक्त?
अर्णव उसकी बात सुनकर अपना माथा पीट लेते हैं। वो आगे कहते हैं, ज्ञानदीप डिजिटल स्कूल दरअसल हमारा ही स्कूल है जो जिंदल ग्रुप्स ने ही पिछले साल इनागुरेट किया था। अब अगर तुम कह रही हो कि शिवी का मूड ठीक नहीं है और तुम दोनों वैसे भी दोपहर तक के लिए फ्री ही हो तो तुम कुछ देर के लिए ज्ञानदीप स्कूल चली जाओ। तुम्हें पता है वहाँ के बच्चे कितने प्यारे हैं, तुम्हारा और शिवी दोनों का मन बहल जाएगा। अनिता उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद उसे भी अर्णव की बात सही लगती है। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, ठीक है अर्णव, मैं जा रही हूँ शिवी को लेकर। अर्णव उसकी बात सुनने के बाद फोन कट कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हर्ष अनन्या के फ्लैट में हर्ष की उन 4 लोगों की फैमिली में आज मातम छाया हुआ था। वो तिवारी मानो इनकी खुशियों पर गहन बनकर आया था। वैसे तो हर्ष ने उसके पैसे 3 दिन पहले ही चुका दिए थे, पर उस दिन के तमाशे के बाद हर्ष के पूरे घर का माहौल बदल गया था। जहां एक वक्त ये पूरा फ्लैट अक्षत, कियान और अनन्या की हंसी और किलकारियों से गूंजता, वहां आज एक अलग ही सन्नाटा था। नाश्ता करते वक्त भी कोई किसी से कुछ नहीं कह रहा था, ऐसे ही उनका नाश्ता हो जाता है। हर्ष अक्षत कियान को अपने साथ लेकर उन्हें स्कूल छोड़ने के लिए घर से निकल जाता है। जाते हुए उसने अनन्या की तरफ भी बस एक नज़र ही देखा था। उसे उससे भी नज़रें मिलाने में झिझक हो रही थी। अनन्या ये सब अच्छे से नोटिस कर रही थी। उसे बुरे लगता है ये देखकर कि हर्ष आज शादी के इतने सालों बाद भी उससे अपनी प्रॉब्लम्स और फीलिंग्स उससे छिपाता था। आखिर ये प्रॉब्लम उसकी अकेले की तो नहीं थी ना। शादी सिर्फ उसने ही अनन्या से नहीं की थी ना, अनन्या ने भी तो उससे शादी की थी। हर्ष अक्षत कियान को हमेशा की उनके स्कूल छोड़कर अपने काम पर निकल जाता है। वहीं होटल में अब तक बेड पे सो रही शिवी भी जाग जाती है और बेड पर उठकर बैठ जाती है। वो देखती है उसकी माँ कहीं जाने को तैयार बैठी है और शायद उसी के उठने का इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मॉम, आप कहीं जा रही हो क्या? अनिता मुस्कुराकर हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, हाँ जा तो रही हूँ पर मैं नहीं, हम मतलब मॉम, शिवी नासमझी में कहती है। तो अनिता अपना माथा पीटते हुए कहती है, जाहिर सी बात है शिवी, आज हमारा पुणे में आखिरी दिन है और हम इतने बड़े शहर में आकर भी इतने वक्त से बस इन 4 दीवारों के बीच में ही तो है। तो मैंने सोचा आज अगर हम जा ही रहे हैं तो तुम और मैं मिलकर आज जाने से पहले कहीं घूम आए। शिवी अनिता की बात में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। वो बिना किसी भाव के कहती है, मॉम मेरा मन नहीं है, आप ही घूम आइए। ये कहकर वो वहां से उठकर जाने लगती है। अनिता उसे रोकते हुए कहती है, अरे ये क्या बात हुई, मैं अकेली घूमूं? फिर घूमने का क्या मजा, छोड़ फिर मैं भी नहीं जाती। ये कहकर अनिता भी वहां से उठकर जाने लगती है। शिवी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगती है। उसे पता था कि ऐसे बहुत ही कम मौके होते हैं जब उसकी माँ अनिता दिल से खुश होती है, खासकर कि जब वो जिंदल मैंशन में रहती है। ऐसे में जब शिवी देखती है कि उसकी माँ का मन आज थोड़ा घूमने फिरने का है तो वो भी आखिरकार मान ही जाती है। ओके मॉम, फाइन, ठीक है, आप जीती मैं हारी, मैं जा रही हूँ तैयार होने, फिर चलेंगे। ये कहकर शिवी वॉशरूम में चली जाती है। अनिता उसे जाता देख मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर बाद शिवी और अनिता गाड़ी में थे। गाड़ी पुणे की सड़कों पर पूरी रफ्तार से चल रही थी। उनके साथ रौनक भी था। सुबह के तकरीबन 11:30 बजे, लगभग आधे घंटे बाद, उनकी गाड़ी एक स्कूल के गेट के बाहर आकर रुक जाती है। शिवी जो खिड़की से बाहर ही देख रही थी, अचानक गाड़ी को एक स्कूल के बाहर रुकता देख अपनी माँ को नासमझी में देखने लगती है। मॉम, ये क्या हम इस स्कूल में घूमने आए हैं? अनिता मुस्कुराते हुए हाँ में सर मिलाकर कहती है, हाँ हमें यहीं पर तो आना था, ये स्कूल तुम्हारे पापा का ही है। शिवी आंखें छोटी करके उसे देखते हुए कहती है, तो डैड का है तो आप मुझे यहाँ क्यों ले आई? स्कूल भी कोई घूमने की जगह होती है। उसकी बात सुनकर अनिता की हल्की हंसी छूट जाती है। हाँ बेटा, मुझे पता है स्कूल घूमने की जगह नहीं है, पर तुम्हारे डैड ना इस स्कूल की काफी तारीफ, और वैसे भी अब तुम भी तो कुछ दिन में माँ बनने वाली ही हो, और ऐसे में बच्चों को देखोगी, उनसे मिलोगी, उनसे बातें करोगी तो तुम्हें बच्चों के नेचर के बारे में समझने में मदद मिलेगी शिवी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। शिवी अनिता की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद हाँ में सर मिला देती है। आज वो अनिता को किसी चीज के लिए मना नहीं करना चाहती थी। दोनों गाड़ी से उतर जाते हैं और उस स्कूल के गेट से अंदर जाने लगते हैं। वो रौनक के पीछे पीछे चल रही थी।
वो अभी कुछ दूर चले ही थे कि वही थोड़ी ही दूरी पर खड़ी अर्पिता भी उन दोनों को देखकर उनके एलिगेंट कपड़े देखकर पहचान लेती है। अर्पिता अपनी किसी कॉलीग से बात कर रही थी, उसे पहले से ही इंस्ट्रक्शंस थे कि जिंदल ग्रुप्स के मालिक अर्नव जिंदल की वाइफ और बेटी आज स्कूल देखने आ रहे हैं और उसे उनका अच्छे से ख्याल रखना है। अर्पिता जल्दी से चलकर शिवी और अनिता के पास आकर एक लंबी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लिए कहती है, वेलकम वेलकम मिसेस जिंदल, आपका स्वागत है हमारे इस स्कूल में। अनिता शिवी दोनों उसकी बात सुनकर उसे नासमझी में देखने लगते हैं। अर्पिता उनकी नजरों का मतलब समझ जाती है। वो जूनियर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है, मैं इस जूनियर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ और सीनियर स्कूल की भी इंचार्ज मैं ही हूँ। मेरा नाम अर्पिता है। उसकी बात सुनकर अनिता और शिवी हाँ में सर मिलाते हैं। अनिता उन दोनों बिल्डिंग्स को देखते हुए कहती है, मानना पड़ेगा अर्पिता जी, आपका ये स्कूल है तो काफी सुंदर और प्यारा। अर्पिता उसकी बात पर हंसते हुए कहती है, कैसी बात कर रही है मैडम आप, ये सब आपके हस्बैंड की ही तो मेहरबानी है, आखिर वही तो इस स्कूल के मेजर इन्वेस्टर है। इस पर अनिता एक छोटी सी मुस्कान के साथ हाँ में सर मिलाती है। अर्पिता अपने सर पर चपत लगाते हुए कहती है, अरे देखिए ना, मैं भी कितनी बड़ी भुल्लड़ हूँ, कब से आपके साथ यही खड़े खड़े बात कर रही हूँ। चलिए अंदर चलिए, मैं आपको पहले हमारा सीनियर स्कूल दिखाती हूँ, फिर हम जूनियर स्कूल में भी चलेंगे। चलिए मेरे पीछे आइए। ये कहकर अर्पिता सीनियर स्कूल की बिल्डिंग की तरफ जाने लगती है। ना जाने क्यों पर उसका मन जूनियर स्कूल में जाने को कर रहा था। वो उस जूनियर स्कूल की बिल्डिंग को लगाते देख रही थी, पर अभी अनिता इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और शिवी और अर्पिता के साथ सीनियर स्कूल की तरफ जाने लगती है। अनिता और शिवी जब स्कूल के अंदर जाते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। वो पूरा स्कूल मानो उन छोटे बच्चों के लिए ही तैयार किया गया था। दीवारों पर मौजूद नीले गुलाबी रंग का पेंट, काफी तरह के कार्टून्स की पेंटिंग्स। अनिता शिवी को ऐसा लगा मानो जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वो लोग काफी देर तक वो सीनियर बच्चों का स्कूल घूमते हैं। यहाँ अक्षत और कियान की क्लास में अर्पिता टीचर के वहाँ ना होने की वजह से सारे बच्चों को मौका मिल गया था पढ़ाई छोड़कर मौज मस्ती करने का। सारे बच्चे इस मौके का भरपूर फायदा उठा भी रहे थे। क्लास के सब बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने और मस्ती में बिजी थे। क्लास में काफी ज्यादा शोर हो रहा था। क्लास में मौजूद टीचर, जिसको अर्पिता अपनी जगह खड़ा करके गई थी, वो सब बच्चों को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, पर उसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। ये लोग सिर्फ अर्पिता से डरते थे। पूरी क्लास में इस वक्त सिर्फ दो बच्चे शांत बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वो दोनों थे अक्षत और कियान थे। दोनों इस वक्त मैथ्स के प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में बिजी थे, जो शायद उनकी उम्र के बच्चे करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। उस दिन तिवारी ने जो उनके घर आकर हंगामा किया और अपने पापा को उस तिवारी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ देख उनके नन्हे दिल पर गहरा असर हुआ था। वो अब जल्दी से जल्दी बड़े होकर खूब सारे पैसे कमाना चाहते थे और अपने मम्मा पापा को एक अच्छी जिंदगी देना चाहते थे। तभी वो टीचर जो अक्षत और कियान की क्लास में मौजूद थी, वो अब बच्चों के शोर से परेशान हो जाती है। वो तेज आवाज में कहती है, अच्छा तो बच्चों, यहाँ क्लास में बैठे बैठे शोर करने से अच्छा आप लोग ग्राउंड पर जाकर खेलना पसंद करोगे। इस पर वो बच्चे कुछ देर चुप रहने के बाद एक साथ यस टीचर कहते हैं। तो वो टीचर कहती है, तो ठीक है, चलो सब ग्राउंड पर हाँ लाइन में, और ध्यान रहे कोई शोर या फिर धक्का मुक्की नहीं करेगा। टीचर का इतना ही कहना था कि अगले 1 मिनट के अंदर वो पूरी क्लास खाली हो जाती है। टीचर भी अभी क्लास से बाहर जाने ही वाली होती है कि तभी टीचर की नज़र पीछे बैठे अक्षत और कियान पर पड़ती है, जो बिना किसी पे ध्यान दिए बस अपना काम करने में बिजी थे। हे तुम दोनों यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? चलो बाहर तुम दोनों भी। अक्षत और कियान टीचर की बात सुनकर उसे देखने लगते हैं। टीचर उन्हें अभी भी बैठा देख कहती है, चलो उठ जाओ अक्षत कियान, अगर नहीं खेलना तो भी कोई बात नहीं, ग्राउंड में जाकर खड़े हो जाओ। होमवर्क तुम लोग घर जाकर करना, मैं तुम दोनों को यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। अक्षत और कियान भी ना चाहते हुए वहां से उठ जाते हैं। टीचर को उनकी ऐसी शक्ल देखकर थोड़ा बुरा तो लग रहा था, पर उसके पास भी कोई चॉइस नहीं थी। वो इतने छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर भी नहीं जा सकती थी। अगर कुछ हो जाता तो सारा ब्लेम उस पर आ जाता।
अक्षत और कियान बाहर प्लेग्राउंड में आकर अपनी क्लास के बच्चों को देखने लगते हैं। उनका उनके साथ खेलने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। रह रहकर उनकी आंखों के सामने उनके मम्मा पापा की बेइज्जती वाला मंजर आ रहा था। वो दोनों फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं और दूसरे बच्चों को खेलते हुए देखने लगते हैं। वही अर्पिता, अनिता और शिवी भी अब तक सीनियर स्कूल से बाहर आ गए थे। अनिता अर्पिता से कहती है, सच में मिस अर्पिता, बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। शिवी भी खुश होते हुए कहती है, हाँ डैड ने सही कहा था, कितने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ गए। अर्पिता उन दोनों की बातें सुनकर अंदर ही अंदर खुश हो जाती है। वो एक मुस्कान अपने चेहरे पर बरकरार रखते हुए कहती है, चलिए अब मैं आपको अपने जूनियर स्कूल दिखाती हूँ। जूनियर स्कूल तो आपको और भी पसंद आएगा, वहाँ पे 5 साल से कम के बच्चे पढ़ते हैं। ये कहकर अर्पिता उन्हें अपने पीछे आने का इशारा करती है। वो दोनों भी उसके पीछे चलने लगती है। तभी वो लोग चलते चलते प्लेग्राउंड पर आ जाते, पर उन तीनों में से किसी की भी नज़र वहां मौजूद पेड़ की दूसरी तरफ खड़े अक्षत कियान पर नहीं जाती। एक पल के लिए अनिता की नज़र बस जाकर उनकी पीठ से टकराती है। उसे दिखता है कि 3-3 साल के दो छोटे छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खड़े हैं और उन्हीं की उम्र के काफ़ी सारे बच्चे प्लेग्राउंड पर खेल रहे हैं, पर वो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और अगले ही पल अक्षत और कियान से अपनी नज़रें हटा देती है। वो तीनों ठीक उसी जगह के बिल्कुल पास से गुजर जाती है जहां अक्षत और कियान खड़े थे। अनिता को इस बात की भनक तक नहीं थी कि वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सच से कितना करीब थी। वो तीनों चलकर जूनियर स्कूल की बिल्डिंग में आ जाती है। शिवी, अनिता देखती है ये बिल्डिंग तो सीनियर स्कूल से भी ज्यादा सुंदर और डेकोरेटेड है। हाँ, हालांकि कि ये उतनी बड़ी नहीं थी। अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, चलिए आज मैं आपको अपने नर्सरी के बच्चों से मिलवाती हूँ, आपको उन लोगों से मिलकर बहुत खुशी होगी। ये कहकर अर्पिता उन्हें नर्सरी यानी अक्षत और कियान की क्लास की तरफ ले जाने लगती है, पर जैसे ही वो तीनों क्लास में आते हैं वो देखते हैं पूरी क्लास खाली है और क्लास में इस वक्त एक बच्चा तक नहीं है। अर्पिता की भौहें तन जाती है। अरे, ये लोग कहाँ चले गए? अर्पिता बुदबुदाते हुए कहती है। उसे अंदर से गुस्सा भी आ रहा था, यहाँ स्कूल में इतने बड़े गेस्ट्स आए हुए हैं और ये बच्चे। उसे काफी एम्बेरसमेंट हो रही थी, पर उसने किसी तरह अपने आप को शांत रखा हुआ था। वो एक नकली मुस्कान के साथ पीछे खड़ी अनिता और शिवी को देखते हुए कहती है, एम सॉरी मिसेस जिंदल, लगता है बच्चे खेलने चले गए, ये उनका फ्री पीरियड है ना। तो कोई बात नहीं मिस अर्पिता, जाने दीजिए, बच्चे हैं। अनिता मुस्कुराते हुए उसकी बात काट कर कहती है। तो अर्पिता एक राहत की सांस लेती है। उसे लगा था शिवी और अनिता इतने बड़े घर की औरतें होने की वजह से काफी घमंडी और एरोगेंट होगी, पर ये दोनों तो बिल्कुल उसका उलट थी। वो वहां कुछ दूरी पर मौजूद अपने केबिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, चलिए मिसेस जिंदल, हम ऑफिस में बैठकर बात करते हैं, तब तक बच्चे भी आ जाएंगे। अनिता ना में सर मिलाते हुए कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अर्पिता मुस्कुराते हुए कहती है, अरे मिसेस जिंदल कम ऑन, अभी तो आप आई है, अभी तो हमने ठीक से बैठकर बात भी नहीं की है, चलिए ना, बस थोड़ी देर बात करते हैं फिर आप चली जाना। अनिता को भी अर्पिता काफी पसंद आई थी। वो भी कुछ देर सोचने के बाद हमें सर मिला देती है। थोड़ी देर बाद अनिता शिवी अर्पिता के साथ उसके केबिन में बैठी हुई थी। तीनों अब यहाँ वहाँ की गपशप करने लगती है मानो तीनों कॉलेज में पढ़ने वाली सहेलियां हो। यहाँ प्लेग्राउंड में अक्षत और कियान अब तक वैसे ही पेड़ के नीचे अपने चेहरे लटकाए उन बच्चों को खेलता देख रहे थे। तभी जो टीचर उन्हें यहाँ लेकर आई थी उसकी नज़र उन पर पड़ जाती है। वो चलकर उन दोनों के पास आ जाती है और अक्षत का एक गाल सहलाते हुए कहती है, अक्षत, कियान, क्या हुआ, आप दोनों खेल क्यों नहीं रहे अपने दोस्तों के साथ? मैंने देखा था आप दोनों अंदर क्लास में भी ऐसे ही चुपचाप बैठे थे, और अभी भी कुछ हुआ है क्या? आप दोनों से किसी ने कुछ कहा? कियान ना में सर मिलाते हुए कहता है, नई टीचर हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। इस पर वो टीचर मुस्कुराती है। वो उन दोनों के बराबर घुटनों के बल बैठ जाती है और उन दोनों के सर पर हाथ फेर कर कहती है, तो क्या हुआ, आप दोनों इतने सैद सैद क्यों हो? घर में कुछ हुआ है क्या आपके?
इस पर अक्षत कियान दोनों चुप हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। वो टीचर उन दोनों का ये रिएक्शन देखकर समझ जाती है कि हो ना हो उन दोनों के घर में कुछ प्रॉब्लम है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे अपने घर की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। वो उन दोनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है, देखो अक्षत कियान, प्रॉब्लम्स तो सबके घर में होती है, पर सब थोड़ी ना आप लोगों की तरह गाल फुला कर बैठ जाते हैं। अक्षत कियान टीचर की बात सुनकर कभी टीचर को देखते, कभी एक दूसरे को टीचर आगे कहती है। और वैसे भी अभी आप दोनों इन सब के बारे में सोचने के लिए बहुत छोटे हो। आपके मम्मा पापा है ना, वो इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। और आप ही सोचिए, अगर आपके मम्मा पापा आपको ऐसे सैड देखेंगे तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा। अक्षत कियान टीचर की बात सुनकर उस पर गौर करने लगते हैं। टीचर उन पर अपनी बात का असर होते हुए देख कहती है, इसीलिए मैं कहती हूँ आप ये टेंशन लेना छोड़ो और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। ये कहकर वो टीचर वहां से उठ जाती है और उन्हें अपने क्लासमेट्स की तरफ इशारा करती है। अक्षत कियान भी अब ज्यादा ना सोचते हुए अपने क्लासमेट्स के साथ खेलने लगते हैं। आखिरकार वो दोनों थे तो 3-3 साल के बच्चे ही, वो भी थोड़ी ही देर खेलने में ऐसे बिजी हो जाते हैं कि उनका ध्यान अपने घर की बातों से पूरी तरह से हट जाता है। दोपहर के 12:30 बज गए थे, बच्चे अभी भी खेल रहे थे। वो लोग आपस में खो खो खेल रहे थे। दूसरी अनिता और शिवी दोनों अब भी अर्पिता के केबिन में मौजूद थे। अचानक खेलते खेलते अक्षत का पैर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो धड़ाम से नीचे गिरता है। उसे इतना जोर से गिरा हुआ देख सारे बच्चे खेलना बंद कर देते हैं और उसके पास आकर जमा हो जाते हैं। एकतत कियान अपने भाई को गिरता देख जोरों से चिल्लाता है। वो उसके पास आकर बैठ जाता है। अक्षत को बहुत जोरों से चोट लगी थी, उसकी आंखें भी हल्की नम हो गई थी, पर वो भी बिल्कुल अपने बाप पर गया था। चोट लगने के बावजूद वो रो नहीं रहा था। वो अपने हाथ से कियान की तरफ इशारा करके कहता है, मैं ठीक हूँ कियान। कियान उसकी चोट देखता है तो डर जाता है। उसके घुटने से काफी ज्यादा खून बह रहा था। बाकी बच्चे भी ये सब देखकर डर जाते हैं। कियान अपने भाई की चोट देखते हुए कहता है, अले कोई टीचर को बुलाओ जल्दी। पर सब देखते हैं उनकी टीचर जिस जगह खड़ी थी वो अभी वहां नहीं है। टीचर तो यहाँ नहीं है, क्लास की एक लड़की कहती है। कियान को ये देखकर काफी गुस्सा आ रहा था, तभी उनको क्लास का एक और लड़का कहता है, कियान तुम फिक्र मत करो, मैं अल्पिता टीचर को बुला कर लाता हूँ। ये कहकर वो लड़का अगले ही पल तेज कदमों से स्कूल के अंदर भाग जाता है। अनिता, शिवी और अर्पिता जो कि अब तक बातें ही करने में बिजी थे, तभी अचानक वहां एक 3 साल का बच्चा भागते हुए आ जाता है। वो लड़का इतनी तेज भाग कर आया था कि वो जोर जोर से हाँफ रहा था। अर्पिता की नजर उस पर पड़ जाती है। वो तुरंत ही अपनी जगह से उठकर खड़ी हो जाती है। अरे सचिन, तुम क्या हुआ, ऐसे भाग कर क्यों आ रहे हो बेटा। अर्पिता की तेज आवाज सुन शिवी और अनिता भी पीछे मुड़कर देखती है तो उनके सामने मात्र 3 साल का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और डरी हुई नजरों से अर्पिता को देख रहा था। वो टीचर हम लोग ग्राउंड पर खेल रहे थे तो खेलते खेलते अकतत गिर गया और उसे चोट लगी है। क्या तुम्हारा मतलब अक्षत गिर गया है और उसको चोट लगी है? अर्पिता तेज आवाज में कहती है। अनिता और शिवी भी ये सुनकर अपनी जगह से उठ जाते हैं। वो बच्चा अर्पिता की बात सुनकर हाँ में सर मिलाते हुए कहता है, आतिचल उसके पांव से खून बह रहा है। अर्पिता के सर से ठंडा पसीना बहने लगता है। वो अपना माथा पीटते हुए कहती है, तुम लोग भी ना, चलो मैं आती हूँ। वो बच्चा अर्पिता की बात सुनकर वहां से भाग जाता है। तभी अर्पिता का परेशान चेहरा देख अनिता कहती है, क्या हुआ मिस अर्पिता, ये अक्षत कौन है, क्या हम कुछ मदद करें? नो नो मिसेस जिंदल, आप बैठिए, मैं देख कर आती हूँ। ये कहकर अर्पिता अपने केबिन से तेज कदमों से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद अर्पिता प्लेग्राउंड पर आ जाती है तो देखती है सारे बच्चे प्लेग्राउंड एक जगह जमा है। वो लगभग भागते हुए वहां आती है। अपने सामने का नज़ारा देखकर वो डर सी जाती है। अक्षत जमीन पर बैठा था और उसके घुटने से लगातार खून बह रहा था। हटो तुम लोग। अर्पिता की तेज आवाज सुनकर वो सब बच्चे जो अक्षत के आसपास घेरा बनाए खड़े थे वहां से हट जाते हैं, सिवाय कियान के। कियान अब भी वैसे ही अपने भाई के पास बैठा हुआ था। अक्षत को इतना दर्द हो रहा था कि वो अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहा था।
अर्पिता अक्षत की चोट को देखकर डर जाती है, उसे अपनी नौकरी की चिंता सताने लगती है। वो मन में सोच रही थी, यहाँ एक तरफ दिल्ली से इतने बड़े गेस्ट्स आए हैं और ये अभी ही होना था। अक्षत, अक्षत तुम ठीक हो ना? अर्पिता हड़बड़ाते हुए कहती है। टीचर मैं ठीक हूँ, अक्षत धीमी आवाज में कहता है। अर्पिता उसकी ज्यादा नहीं सुनती और जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लेती है और स्कूल के मेडिकल रूम में ले जाने लगती है। कियान भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। वहीं अनिता और शिवी अब तक अर्पिता के केबिन में थे। शिवी अपने फोन में देखती है जिसमें 1 बजने ही वाले थे। ये देखकर वो अनिता से कहती है, मॉम मुझे लगता है यहाँ कोई इमरजेंसी है, शायद अब चलना चाहिए। अनिता भी हाँ में गर्दन मिलाते हुए कहती है, हाँ तुम ठीक कह रही हो, चलो अब बहुत देर हो गई। वो दोनों वहां से उठकर जा ही रहे थे कि अनिता शिवी से कहती है, पर हम ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमें एक बार मिस अर्पिता से मिलकर जाना चाहिए, अगर हम ऐसे जाएंगे तो हो सकता है उन्हें बुरा लगे। इस पर शिवी भी हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, तो मॉम चलिए हम चलकर उन्हें ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद अक्षत मेडिकल रूम में मौजूद बेड पर बैठा था। अर्पिता खुद उसके घाव पर दवा लगा रही थी और कियान भी वही उसके साथ बेड पर बैठा अपनी मासूम आंखों से अपने भाई की चोट को देख रहा था। तभी उस मेडिकल रूम के बाहर अनिता और शिवी आ जाते हैं। उन्हें किसी से पता चला था कि अर्पिता मैडम किसी बच्चे को लेकर मेडिकल रूम में गई है। वो दोनों अंदर आती है तो देखती है अर्पिता के सामने 2 छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं। वो उनमें से एक बच्चे के पैर पर दवा लगा रही है। उन दोनों बच्चों की पीठ उन दोनों की तरफ थी, जिस वजह से वो दोनों उन बच्चों के चेहरे नहीं देख पाती। अर्पिता का ये जेस्चर देखकर अनिता शिवी दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी अर्पिता की नज़र भी बाहर खड़ी शिवी और अनिता पर पड़ती है। वो अक्षत कियान पर एक नज़र डालकर उन दोनों को वही छोड़कर उनकी तरफ बढ़ जाती है। अरे मिसेस जिंदल, मिसेस कपूर, आप यहाँ क्यों आ गई? मैं आने ही वाली थी। अर्पिता उन दोनों से बात कर रही होती है, पर अंदर बैठे अक्षत कियान एक बार पीछे मुड़कर ये देखना जरूरी नहीं समझते कि उनकी अर्पिता टीचर किससे बात कर रही है, जिस वजह से अब तक अनिता और शिवी दोनों ही उन दोनों का चेहरा नहीं देख पाती। कोई बात नहीं मिस अर्पिता, आप बच्चों का ध्यान रखिए, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। अनिता मुस्कुराते हुए कहती है। अर्पिता भी अब उनको और ज्यादा इंसिस्ट नहीं करती, बल्कि वो तो अंदर ही अंदर यही चाहती थी कि अनिता और शिवी अब जल्द से जल्द यहाँ से चली जाए। वो हाँ में सर मिलाते हुए कहती है, ओके मिसेस जिंदल, अब मैं आपको और ज्यादा नहीं रोकूंगी, पर हाँ उम्मीद जरूर करूंगी कि आपको हमारा ये स्कूल पसंद आया होगा। शिवी और अनिता मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक रूम के अंदर कियान के साथ बेड पर बैठा चोटिल अक्षत बस 1 सेकंड के लिए पीछे मुड़ जाता है और तभी उसी 1 सेकंड के अंदर वहां से जा रही अनिता की नजर भी उसके चेहरे पर पड़ जाती है। कुछ पलों के लिए अक्षत और अनिता की आंखें 2 और 2 4 हो जाती है। ये सब 1 सेकंड से भी कम वक्त में हुआ था। अनिता जो कि शिवी के साथ चल रही थी, उसने अभी 3-4 कदम उठाए ही थे कि अचानक उसके पैर अपनी जगह पर जम जाते हैं। उसे लगा जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत जाना पहचाना सा चेहरा देखा है। उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उसने जो देखा वो उसका वहम था या उसने जो देखा वो सच था। उसके साथ चल रही शिवी अब तक बहुत आगे निकल चुकी थी, पर काफी आगे आ जाने के बाद जब शिवी को एहसास होता है कि उसकी माँ उसके साथ नहीं है तो वो दाएं बाएं देखने लगती है, पर उसे कहीं दिखाई नहीं देती। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसकी नज़र उसकी माँ पर पड़ती है। उसकी माँ कुछ दूरी पर अपनी जगह पर बुत की तरह जमी हुई थी, मानो उसे कोई 440 वोल्ट का कोई झटका लगा हो। शिवी जल्दी से चलकर अनिता के पास आती है। मॉम, मॉम क्या हुआ आपको? कुछ हुआ है क्या? पर अनिता उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती। वो पीछे मुड़कर एक बार फिर उस मेडिकल रूम की तरफ देखने लगती है। शिवी भी उसकी नज़रों का पीछा करने लगती है, पर उसे वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे करके अनिता अपने कदम फिर से मेडिकल रूम की तरफ बढ़ा देती है। शिवी भी अब बिना कुछ बोले उसके पीछे चलने लगती है। अनिता फिर एक बार उस मेडिकल रूम के दरवाजे के पास आ जाती है। वो देखती है वो 2 बच्चे अब भी वैसे ही उसकी तरफ पीठ किए बेड पर बैठे थे और अर्पिता वहां मौजूद अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। शिवी भी ये सब देख रही थी। वो देख रही थी कि कैसे उसकी माँ उन बच्चों को लगातार ऑब्जर्व कर रही थी। वो कुछ कहने ही वाली थी, मॉम ये शुश।
अनिता शिवी की बात काटते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। वही बेड पर बैठा अक्षत अपने भाई कियान से कहता है, बाय अब मम्मा पापा को क्या तहगे इत चोट के बाले में। इस पर कियान भी सोच में पड़ जाता है। उसके पास भी इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। अनिता अब भी लगातार धीमे धीमे कदमों से अक्षत और कियान की तरफ बढ़ रही थी। अक्षत, कियान या अर्पिता में से किसी का ध्यान उस पर नहीं था। अब अनिता लगभग अक्षत कियान के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। उसका पूरा चेहरा पसीने से तरबतर था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो काफी धीरे से अपना कांपता हुआ हाथ अक्षत की पीठ पर रख देती है। अचानक किसी के हाथों का स्पर्श अपनी पीठ पर पाकर अक्षत भी चौंक जाता है। वो एकदम से पीछे मुड़कर देख लेता है। जैसे ही अनिता अक्षत का चेहरा देखती है, उसका दिल धक से रह जाता है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो 2 कदम पीछे हट जाती है। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल जाती है। आह! हर्ष! हर्ष! अनिता का पूरा शरीर कांप रहा था। वो लगातार अपने सामने मौजूद उस बच्चे का चेहरा देख रही थी जो हूबहू हर्ष के बचपन से मिलता जुलता था। वही आंखें, वही नाक, वही होठ, वही नैन नक्श। मॉम! मॉम, क्या हुआ आपको? शिवी, जो कि अनिता के पास ही खड़ी थी, उसे संभालते हुए कहती है। ये शोर सुन अब वही मौजूद अर्पिता भी पीछे पलट कर देखती है तो वो हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग वापस क्यों आए हैं। और ये मिसेस जिंदल इस छोटे से बच्चे अक्षत को देखकर पैनिक क्यों कर रही है। वो कहती है, क्या हुआ मिसेस जिंदल, आप वापस क्यों आ गई? ये कहते हुए वो अपने कदम अनिता की तरफ बढ़ा देती है। ये कैसे हो सकता है? अनिता लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। क्या नहीं हो सकता मॉम, आप क्या कह रही है? शिवी नासमझी में कहती है। अर्पिता उन दोनों को कंफ्यूजन में देख रही थी। तभी इस शोर की आवाज सुन अक्षत के साथ बैठा कियान भी एकदम से पीछे मुड़कर देखता है। अनिता की नजर अब कियान पर पड़ती है तो वो और भी शॉक्ड रह जाती है। कियान का चेहरा भी बिल्कुल अक्षत और हर्ष की ही जेरोक्स कॉपी था। अनिता को समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों अनजान बच्चों के चेहरे 11 साल पहले मर चुके उसके बेटे से इतने मिलते हैं। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा कि कहीं ये हर्ष का कोई पुनर्जन्म तो नहीं है। अनिता एक झटके से अपने आप को शिवी से छुड़ा लेती है। अक्षत, कियान, अर्पिता, शिवी सभी उसको नासमझी में देख रहे थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। अनिता चलकर अक्षत और कियान के पास आ जाती है और उन दोनों के चेहरों को बारी बारी छूकर देखती है। उसे अब भी समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी उसकी नज़र अक्षत के घुटने पर पड़ती है जिस पर बैंडेज लगी हुई थी, जिससे उसे समझ में आता है कि वो कोई सपना नहीं देख रही है। मिसेस जिंदल, क्या हुआ आपको? क्या इन दोनों ने कुछ किया है क्या? अर्पिता थोड़ा डरते हुए कहती है। अनिता भी अब पहले से कुछ संभल गई थी। वो एक नज़र अर्पिता और शिवी को देखकर वापस से अक्षत और कियान को गौर से देखते हुए कहती है, कौन है ये दोनों बच्चे, क्या नाम है इनके? इस पर अर्पिता धीमी आवाज में कहती है, जी, इनका नाम अक्षत और कियान है। ये दोनों जुड़वा भाई है। अक्षत, कियान। अनिता ये नाम दोहराने लगती है। अब शिवी की नज़र भी अक्षत और कियान के चेहरे पर पड़ती है। उसे भी ये दोनों बच्चे कुछ जाने पहचाने लग तो रहे थे, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने इन्हें पहले कहाँ देखा था। शिवी उन दोनों को देखते हुए कहती है, पर मॉम, बात क्या है? आप ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ये दोनों बच्चे ही तो है। शिवी की ये बात सुनकर अनिता उसे घूरने लगती है। वो अक्षत और कियान को छोड़कर अब शिवी के पास आती है और उसका हाथ पकड़कर उसे उन सब से कुछ दूर लेकर आती है। मॉम, क्या कर रही हो आप? शिवी नासमझी में अनिता को देखते हुए कहती है। अनिता धीमी आवाज में उससे कहती है, शिवी, इन दोनों बच्चों के चेहरे ध्यान से देखो। क्या तुम्हें नहीं लगता ये दोनों बच्चे कुछ जाने पहचाने हैं? शिवी उसकी बात सुनकर एक बार फिर पीछे मुड़कर कुछ अक्षत और कियान के चेहरे देखने लगती है। अक्षत और कियान अब डर के मारे बेड से उतर गए थे और अर्पिता के बराबर आके खड़े हो गए थे। हाँ मॉम, मुझे भी लग तो रहा है मैंने ऐसा चेहरा देखा है, पर कहाँ वो मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। शिवी अपना सर खुजाते हुए कहती है। अनिता उसकी बात सुनकर मन ही मन अपना माथा पीट लेती है। वो अपने दांत पीसते हुए शिवी से धीमी आवाज कहती है,
शिवी, ध्यान से देखो इन बच्चों के चेहरे, ये बिल्कुल तुम्हारे हर्ष भाई से मिलते जुलते हैं। अनिता की ये बात मानो शिवी के कानों में भी बम की तरह फट जाती है। वो भी अब पीछे मुड़कर हैरानी से अक्षत और कियान को देखने लगती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो मन ही मन अक्षत और कियान के चेहरों को हर्ष के चेहरे से कंपेयर करती है तो उसे भी अनिता की बात सही लगती है। इन दोनों बच्चों के चेहरे सचमुच हर्ष से काफी ज्यादा मेल खाते थे। वो अपनी माँ को देखते हुए कहती है, हाँ मोम, आप सही कह रही है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हर्ष भाई तो। शिवी अपनी बात अधूरी छोड़ देती है। अनिता उसकी बात का मतलब समझते हुए है में सर मिलाकर धीमी आवाज में कहती है, हाँ वही तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शिवी की नजर अर्पिता पर पड़ती है जो उन दोनों को ही नासमझी में देख रही थी। वो उसे देखते हुए अनिता से धीमी आवाज में कहती है, एक काम करते हैं, मिस अर्पिता से ही पूछते हैं कि ये दोनों बच्चे कौन है और यहाँ कैसे आए, और इनके माँ बाप कौन है और कहाँ है। अनिता को भी शिवी की बात सही लगती है। वो अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करती है। वो दोनों चलकर अर्पिता के पास आती है। अर्पिता थोड़ा डरते हुए कहती है, क्या हुआ मिसेस जिंदल? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ मिस अर्पिता, सब ठीक है, अनिता एक नकली मुस्कान के साथ कहती है। फिर वो अक्षत कियान की तरफ देखते हुए कहती है, ये दोनों बच्चे कौन है? और इनके पेरेंट्स, वो कौन है? क्या आप हमें बता सकती है? अनिता ये सब अपनी कांपती हुई आवाज में कह रही थी। उसे लग रहा था कि अर्पिता जरूर इस सवाल के जवाब में हर्ष का नाम लेगी। आज इतने सालों बाद एक बार फिर उसे हर्ष के जिंदा होने की एक उम्मीद नजर आने लगी थी, पर अगले ही पल अर्पिता उसकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कहती है, ये अक्षत है, ये कियान है, ये दोनों जुड़वा भाई है। इन्होंने लगभग 2 महीने पहले ही स्कूल एडमिशन लिया था। इनके पापा का नाम है समर बत्रा और माँ का नाम है सुरभि बत्रा। अनिता और शिवी अर्पिता की ये बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगती है। जहां तक उन्हें याद था ये दोनों नाम उन दोनों ने ही कभी नहीं सुने थे। कहाँ रहते हैं ये लोग? शिवी अर्पिता से कहती है, ये दोनों यही पुणे में पास के सनशाइन अपार्टमेंट में अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। क्या हुआ मिसेस जिंदल? इन दोनों ने कुछ किया है क्या? अनिता उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ चल क्या रहा है। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है। वो मन में कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हर्ष जिंदा है और वो जिंदल फैमिली से बचने के लिए अपना नाम और पहचान बदलकर यहाँ पुणे में रहता है। ये ख्याल आते ही उसका माथा ठनक जाता है। वो अर्पिता से कहती है, वो सब छोड़िए मिस अर्पिता, क्या आप इनके पेरेंट्स को अभी के अभी यहाँ बुला सकती है? इस पर अर्पिता दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखकर कहती है, इनके पेरेंट्स? हाँ, इनकी माँ तो आ ही रही होगी इन्हें लेने। अब स्कूल छूटने का वक्त हो चुका है। मिसेस जिंदल, वेट अ मिनट, मैं वॉचमैन से कह देती हूँ कि इनकी माँ जैसे ही यहाँ आएगी उसे पहले यहाँ मेडिकल रूम में भेज दे। ये कहकर अर्पिता अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल कर देती है और उन लोगों से कुछ दूर जाकर उस पर बात करने लगती है। अर्पिता के वहां से जाते ही अनिता की नजर एक बार फिर से अक्षत और कियान पर जाकर गड़ जाती है, जो अपनी डरी हुई नजरों से उसे ही देख रहे थे। वो यही सोचकर डर रहे थे कि कहीं ये दो औरतें हैं कौन और ये बूढ़ी औरत उनके मम्मा पापा से उनकी कोई शिकायत तो नहीं करेगी। अनिता ने तो मानो उनके दिल की बात समझ ली हो। भी उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि उसने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया है जिस वजह से बच्चे डर रहे हैं। अनिता चलकर अक्षत और कियान के पास आती है और उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। उसके घुटनों में दर्द हो रहा था पर उसे इस वक्त उसकी परवाह नहीं थी। वो बारी बारी उन दोनों के गाल प्यार से सहलाती है। उनके मुलायम चबी चीक्स को छूकर उसे ऐसा लगा मानो वो हर्ष को ही छू रही हो। वो काफी प्यार से उन दोनों से कहती है, बेटा डरो मत, कुछ नहीं हुआ है, मुझे तो सिर्फ आप दोनों के मम्मा पापा से मिलना है। पर अनिता देखती है अक्षत और कियान उसकी बात सुनकर भी डर रहे हैं तो वो पीछे मुड़कर शिवी की तरफ देखते हुए कहती है, तुम जरा रौनक को बुलाओ। शिवी भी तुरंत ही उसकी आज्ञा का पालन करते हुए अपना फोन निकाल कर रौनक को बुला लेती है। रौनक भी वहां 2 मिनट के अंदर ही आ जाता है। उसके आते ही अनिता उससे कहती है, रौनक जरा एक काम करो, इन दोनों बच्चों के लिए चॉकलेट्स लेकर आओ।
रौनक भी अपना सर हाँ में मिलाकर जल्दी से वहां से निकल जाता है। उसके वहां से जाने के बाद अनिता एक बार फिर अक्षत और कियान की तरफ देखने लगती है। देखो अंकल, आपके लिए चॉकलेट्स लाने गए हैं। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि आपके मम्मा पापा का नाम क्या है? इस पर अक्षत कियान एक दूसरे को देखने लगते हैं। अक्षत थोड़ा डरते हुए कहता है, क्या हुआ आती? आप हमारे मम्मा पापा से क्यों मिलना चाहती हो? क्या आप उनते हमारी कंप्लेन करने वाली हो? उन दोनों की ऐसी मासूमियत को देखकर अनिता का दिल ही पसीज जाता है। उन्हें उन दोनों से काफी अपनेपन वाली वाइब्स आ रही थी। वो मुस्कुराते हुए ना में सर मिलाकर कहती है, नहीं बेटा, आप फिक्र मत करो, मुझे तो बस आप दोनों के मम्मी पापा से मिलना था। मुझे लगता है मैं उन्हें जानती हूँ। आप हमारे मम्मा पापा को कैसे जानती हो? उन्होंने तो आज से पहले आपके बारे में कुछ नहीं बताया। इस बार कियान कहता है, बस जानती हूँ। अनिता अपने कंधे उचकाते हुए कहती है। वो लगातार उन दोनों की आंखों में देख रही थी जो बिल्कुल हर्ष की तरह काली गहरी थी। तभी स्कूल के बाहर एक रिक्शा आकर रुक जाती है। रिक्शा से एक लड़की जिसने नीला सलवार सूट पहन रखा था और अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था बाहर निकलती है। वो अनन्या थी जो अपने दोनों बेटों अक्षत और कियान को स्कूल से लेने आई थी। रिक्शा वाले के पैसे देने के बाद अनन्या चलकर स्कूल कैंपस के अंदर जा ही रही होती है कि गेट पर खड़ा वॉचमैन उससे कहता है, एक्सक्यूज मी, अक्षत और कियान की माँ आप ही है ना? इस पर अनन्या थोड़ी चौंक जाती है। वो हाँ में अपना सर मिला देती है। वो वॉचमैन कहता है, आपको अर्पिता मैडम ने स्कूल के मेडिकल रूम में आने को कहा है। आपके बेटे अक्षत को चोट लगी है क्या? अपने बेटे के बारे में सुनकर ही अनन्या की सांसें उसके गले में अटक जाती है। वो तेज कदमों से लगभग भागते हुए स्कूल के अंदर चली जाती है। वहीं रौनक भी अब तक अक्षत कियान के लिए चॉकलेट ला चुका था। अनिता उसके हाथ से चॉकलेट्स लेकर अक्षता कियान की तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा देती है, ये लो मेरी तरफ से आप दोनों के लिए। अक्षत कियान भी थोड़ा हिचकिचाते हुए वो चॉकलेट्स ले ही लेते हैं। सब उन तीनों को ही बड़ी गौर से देख रहे थे। शिवी भी ये देखकर मुस्कुरा देती है। उसे अक्षत कियान बड़े प्यारे लगे। तभी उसी वक्त सब देखते हैं कि अचानक एक कम हाइट वाली लड़की जिसका चेहरा उसके दुपट्टे से ढका हुआ था वो एकदम से उस रूम में प्रकट हो गई है। अनिता किसी की हलचल पाकर पीछे मुड़कर देखती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है उसकी नजरें सीधा अनन्या की नीली आंखों से टकरा जाती है। सब उस लड़की को देखने लगते हैं और उसे पहचानने की कोशिश कर रहे होते हैं पर अक्षत और कियान अपनी मां को देखते ही पहचान जाते हैं। वो और कोई नहीं अनन्या ही थी। उनके चेहरों पर एक साथ अनन्या को देखकर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं अनन्या अगले ही पल अनिता से अपनी नजरें हटाकर अक्षत और कियान की ओर देखने लगती है। उसकी नजर सीधा जाकर अपने बेटों से मिलती है। अनन्या देख सकती थी उस रूम में इस वक्त उसके और उसके बेटों के अलावा 4 लोग और भी है जिनमें से 3 को तो वो जानती भी नहीं है। पर इस वक्त वो उन सबको इग्नोर करते हुए तेज कदमों से सीधा जाकर अक्षत और कियान के सामने घुटनों के बल बैठ जाती है। इस बीच उसका हल्का सा धक्का अनिता को भी लग जाता है। अनन्या उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखती है। तभी उसकी नज़र अक्षत के घुटने पर पड़ती है जिस पर बैंडेज की हुई थी। वैसे तो वो चोट अब ठीक थी पर उसे देखकर उसकी आंखें हल्की नम हो जाती है क्योंकि थी तो आखिरकार वो एक महीना। रूम में मौजूद सब लोग उन्हें ही देख रहे थे। अनिता तो बिना अपनी पलकें झपकाए अपने सामने मौजूद उस नीले सूट वाली लड़की को देख रही थी। उसकी हरकतों से वो ये तो समझ गई थी कि हो ना हो यही अक्षत कियान की मां है पर वो अब तक अनन्या का चेहरा नहीं देख पाई थी। अनन्या उसकी तरफ अपनी पीठ किए अक्षत और कियान के सामने बैठी थी। अनिता के पास खड़ी शिवी अनन्या की तरफ बढ़कर उसे कुछ कहने वाली थी पर अनिता उसे हाथ दिखाकर रोक देती है। अनिता अक्षत की चोट देखते हुए अपने रूंधे गले से कहती है, कितनी बार कहा है तुम दोनों से खेलते वक्त संभाल कर खेला करो, पर नहीं, तुम दोनों का तो खाना ही हजम नहीं होता ना। मम्मा को परेशान किए बिना बिल्कुल अपने पापा पर ही गए हो। इस पर अक्षत अपने छोटे छोटे हाथों से अनन्या के आंसू पोंछते हुए कहता है, नो मम्मा, आप लो ये मत प्लीज, आप लोती हो तो हमें अच्छा नहीं लगता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
अनन्या की सिसकारियों की आवाज अनिता के कानों तक भी पहुंच रही थी। उसे समझ में आ गया था कि ये लड़की अपने बेटे की चोट देखकर रो रही है। उसे आकाश और हर्ष के बचपन के दिन याद आ जाते हैं। उसे याद था जब उन्हें ऐसे खेलते वक्त चोट लगती थी, तब वो भी ऐसे ही रो दिया करती थी। अनिता कुछ सोचकर सामने खड़ी अर्पिता को देखने लगती है और उसे अनन्या की तरफ इशारा करती है, मानो आंखों ही आंखों में पूछ रही हो, क्या यही है अक्षत और कियान की माँ? अर्पिता भी हमें सर मिलाकर इस बात की पुष्टि करती है, जिसे देखकर अनिता एक गहरी सांस लेती है। तभी अनन्या, जो कि अब तक अक्षत की चोट से उदास थी, वो अब पहले से कुछ संभल गई थी। उसे इस बात का एहसास होता है कि रूम में मौजूद सब लोग उसे और उसके बच्चों को ही देख रहे हैं। वो अपने आंसू पोंछकर अपनी जगह से उठ जाती है। पहले उसकी नज़र अर्पिता पर पड़ती है, जो उसे ही देख रही थी। फिर अनन्या जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो थोड़ा चौंक जाती है। अनन्या देखती है उसके पीछे 3 लोग खड़े थे, एक आदमी और 2 औरतें। जो 2 औरतें उसके पीछे खड़ी थी, उसमें से एक लगभग उसी की उम्र की थी और दूसरी औरत दिखने में 60 से 55 साल की लग रही थी। वो दोनों औरतें लगातार उसे घूर रही थी, मानो उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने की कोशिश कर रही थी। अनन्या को उनके महंगे और ब्रांडेड कपड़े और उनके चेहरे का तेज देखकर ही समझ में आ गया था कि ये 2 औरतें कोई मामूली औरतें तो बिल्कुल भी नहीं है। जरूर ये दोनों किसी बड़े परिवार से ताल्लुक रखती है, पर उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर ये दोनों किसी बड़े घर की औरतें हैं तो इस छोटे से स्कूल में क्या कर रही है और उसे ऐसे क्यों देख रही है। अगले ही पल उसे ये भी लगा कि कहीं अक्षत या कियान में से किसी ने इनके साथ कोई शरारत तो नहीं कर दी। अनन्या अब भी सवालिया नजरों से अनिता और शिवी को देख रही थी। अनिता, जो कि कब से उसकी सुंदर आंखों में ही देख रही थी, वो उसकी नजरों को भाप जाती है। वो उसके सामने अपने हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है और कुछ देर उसे घूरने बाद कहती है, तो आप हैं इन दोनों बच्चों की माँ? जी। अनन्या इस पर हाँ में सर मिलाते हुए कहती है। अनिता अनन्या को गौर से देखते हुए कहती है, क्या आप थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे से ये दुपट्टा हटा सकती है? अनिता बिना किसी भाव के कहती है। अनन्या इस पर सोच में पड़ जाती है। उसे एक वक्त के लिए ऐसा लगा कि कहीं ये लोग उसके पापा के कोई पुराने दुश्मन तो नहीं है, जो उसका पता लगाने के लिए यहाँ पुणे आए हैं। अनिता उसकी आंखों में मौजूद कंफ्यूजन को समझ सकती थी। वो कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, हम आपको या आपके बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। अनिता की ये बात सुनकर अनन्या थोड़ी देर सोचने के बाद अपने चेहरे से दुपट्टा हटा देती है। जैसे ही वो दुपट्टा हटाती है, सामने खड़े अनिता, शिवी और रौनक उसे देखते ही रह जाते हैं। ऐसी खूबसूरत गुड़िया जैसी लड़की उन्होंने आज तक कभी नहीं देखी थी। अनन्या की झील जैसी नीली काली आंखें, गोरा रंग, सिल्की बाल और उसके वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ किसी को भी अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर सकते थे। उन तीनों में किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सामने खड़ी लड़की 2 बच्चों की माँ है। उसकी सुंदरता बिल्कुल नेचुरल थी। अनन्या इस वक्त दिखने में अपनी उम्र से काफी कम लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ अनिता तो बस ये याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या उसने आज से पहले इस लड़की को कहीं देखा है। पर बहुत देर याद करने की कोशिश करने के बाद उसे इस बात का एहसास होता है कि आज से पहले उसने कभी इस लड़की को नहीं देखा था। अनिता और शिवी को ऐसे चुप देख अनन्या डरते हुए कहती है, क्या हुआ, आप लोग चुप क्यों है? क्या अक्षत कियान ने कुछ किया है क्या? उसकी आवाज सुनकर अनिता शिवी अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। अनिता ना में गर्दन मिलाकर कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके बच्चे तो बहुत प्यारे हैं, इन्होंने तो पहली ही मुलाकात में हमारा दिल ही जीत लिया। अनिता की बात सुनकर अनन्या अंदर ही अंदर एक राहत सांस लेती है। अनिता काफी देर से अक्षत, कियान और अनन्या के चेहरों में सिमिलरिटी ढूंढने की कोशिश कर रही थी, पर उसे काफी देर ध्यान से देखने के बाद अभी भी उन तीनों में कोई समानता नजर नहीं आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए अनन्या से कहती है, मानना पड़ेगा, आपके बच्चे हैं काफी प्यारे और सुंदर, पर ये आपके जैसे तो नहीं दिखते। ऐसा क्यों? अनन्या उसकी ये बात सुनकर कुछ देर उसे देखने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये औरत है कौन और उससे ऐसे अटपटे सवाल क्यों कर रही है, पर इस वक्त वो अनिता का ऑरा देखकर उसको ऑफेंड करने की सोच भी नहीं सकती थी। वो मुस्कुराते हुए अनिता की बात का जवाब देते हुए कहती है, वो इसलिए क्योंकि ये दोनों हैं ना बिल्कुल अपने पापा पर गए हैं, दोनों बिल्कुल उन्हीं की तरह दिखते हैं।
अनिता शिवी अनन्या की बात सुनकर एक दूसरे को देखने लगती है और आंखों ही आंखों में एक दूसरे को कुछ इशारा करती है। उनका शक अब यकीन में बदलते जा रहा था। अनिता एक फेक स्माइल के साथ अनन्या को देखते हुए कहती है, तो कहाँ है आपके पति? वो अक्षत कियान को लेने नहीं आए? इस पर अनन्या ज्यादा ना सोचते हुए तपाक से कहती है, वो यही है, यहाँ पुणे में ही जॉब करते हैं, वो अपने काम पर गए हैं जिस वजह से अक्षत कियान को लेने मैं आ जाती हूँ। अनिता अब उसकी बात सुनकर अपना आपा खो देती है। वो तेज आवाज में कहती है, अभी के अभी बुलाओ उन्हें। अनन्या उसकी तेज आवाज और बदले हुए तेवर देखकर चौंक जाती है। वो उसे आंखें बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। वो ये देखकर हैरान थी कि जो औरत अब तक उससे इतनी देर से इतना हम्बल होकर बात कर रही थी, उसे अचानक क्या हो गया। तभी अनिता एक बार फिर उसे तरह तेज आवाज में कहती है, मैंने कहा बुलाओ उसे यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को यहाँ से जाने नहीं देने वाली। शिवी भी अनिता का ये रूप देखकर हैरान रह जाती है। उसने कभी भी अपनी माँ को किसी से ऐसे बात करते हुए नहीं देखा था। वो देखती है अनिता की सांसें ये सब बोलते हुए काफ़ी धीमी हो चुकी है और उसे बोलने में भी तकलीफ हो रही है। शिवी जल्दी से अपनी माँ को संभालते हुए कहती है, मॉम मॉम संभालिए अपने आप को, इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अनिता उसकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है। अनन्या अब भी डरी हुई नज़रों से उसे ही देख रही थी। अक्षत कियान ने अनन्या की कुर्ती कसकर पकड़ रखी थी। वो भी अनिता की तेज आवाज़ सुन डर गए थे। थोड़ी देर बाद अपने आप को संभालते हुए अनिता एक गहरी सांस लेती है। वो देखती है अनन्या और अक्षत कियान उसकी तेज आवाज़ सुनकर डर गए हैं, तो वो इस बार खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, देखो लड़की, मैं तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहती, मुझे बस अभी के अभी तुम्हारे पति से मिलना है और वो भी अगले 1 घंटे के अंदर, वरना। फिर वो अक्षत कियान की तरफ देखते हुए कहती है, वरना मैं तुम तीनों को अपने साथ दिल्ली ले जाऊंगी। फिर अपने पति से कहना कि वही आकर तुम तीनों से मिले। इतना कहकर अनिता रौनक की ओर देखकर कहती है, रौनक, 2 गार्ड्स को इस कमरे के बाहर बिठा दो। फिर वो अनन्या की तरफ देखते हुए रौनक से कहती है, और ध्यान रहे इस कमरे से कोई से मेरी इजाज़त के बिना ना निकल पाए। रौनक भी तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकालकर कहीं कॉल कर देता है। 1 मिनट के अंदर 2 हटे कट्टे बॉडीगार्ड्स आकर दरवाजे के बाहर पहरा देने लगते हैं। अनन्या ये देखकर काफ़ी डर जाती है। वो डरते हुए अनिता से कहती है, पर आंटी आप ऐसा क्यों कह रही है? हमने हमने क्या बिगाड़ा है आपका? अनिता के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है, वो तुम्हें तुम्हारे पति के आते ही पता चल जाएगा, इसीलिए मेरी मानो तो टाइम वेस्ट मत करो और अपने पति को फ़ोन करो। ये कहकर अनिता जाकर पास में रखी एक चेयर पर बैठ जाती है और अनन्या के अगले मूव का इंतज़ार करने लगती है। अनन्या उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाती है। अर्पिता, जो अब तक चुपचाप ये सब देख रही थी, वो जल्दी से अनन्या के पास आती है और उसे अपने साथ उन लोगों से कुछ दूर ले जाती है। मिस अर्पिता, ये औरत कौन है और इसे समर से क्यों मिलना है? ये ऐसा क्यों कर रही है? अनन्या फुसफुसाते हुए अर्पिता से कहती है, जिससे कुछ दूरी पर बैठी अनिता को उसकी बात सुनाई नहीं देती। मिसेस सुरभि, ये दोनों औरतें कोई मामूली औरतें नहीं है। ये जो बूढ़ी औरत जो यहाँ बैठी है ना, इसका नाम अनिता जिंदल है। ये जिंदल खानदान की दूसरी सबसे बड़ी बहू है। ये जिंदल ग्रुप्स के मालिक मिस्टर अर्नव जिंदल की वाइफ है और जो लड़की उसके साथ है वो उसकी बेटी है, शिवी जिंदल। जिंदल खानदान दिल्ली का सबसे रिच और पावरफुल खानदान है। हमारा ये स्कूल भी जिंदल ग्रुप्स के अंडर ही चलता है। अनन्या ये सुनकर एक नज़र शिवी और अनिता को देखती है, फिर अर्पिता से कहती है, तो इन दोनों का हम लोगों से क्या लेना देना? ये समर से क्यों मिलना चाहती है? मैं तो इन लोगों को आज पहली बार देख रही हूँ। इस पर अर्पिता धीमी आवाज़ में कहती है, वो तो मुझे भी नहीं पता, पर अभी के लिए ये जैसा कह रही है वैसा करो, जल्दी से समर को फ़ोन करो, इससे पहले कि औरत अपना आपा खो दे। ये औरत काफ़ी पावरफुल है, ये कुछ भी कर सकती है। तुम, मैं और समर जैसे लोग तो इसके सामने कुछ है भी नहीं। ये मिस्टर अर्नव जिंदल की बीवी है, अर्नव जिंदल की, इसीलिए कह रही हूँ जल्दी से समर को फ़ोन करो, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए।
अनिता काफी गौर से उन दोनों को देख रही थी। उसे उन दोनों की बातें तो सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो उन दोनों के एक्शंस पर बराबर नजर रखे हुए थी। थोड़ी देर सोचने के बाद अनन्या आखिरकार अपने पर्स से अपना फोन निकाल लेती है। ये देखकर अनिता के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है, उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। अनन्या हर्ष को कॉल करती है। उसका फोन बिजी आ रहा था, जिससे अनन्या को और ज्यादा गुस्सा आ रहा था। 2-3 बार ट्राई करने के बाद हर्ष आखिरकार फोन उठा ही लेता है। हाँ बीवी, बोलो क्या बात है। समर, आप जहाँ भी जो भी कर रहे हो सब कुछ छोड़कर यहाँ अक्षत कियान के स्कूल आ जाए, अनन्या बिना वक्त गंवाए तपाक से कहती है। पर हुआ क्या है? अक्षत कियान ठीक है ना? अनन्या। समर का दिल उसकी ऐसी आवाज सुनकर कांप सा जाता है। वो दोनों भी ठीक है समर, आप बस जल्दी से यहाँ स्कूल के मेडिकल रूम में आ जाइए। पर हुआ क्या है तुम बताओगी? हर्ष इस बार हल्के गुस्से में कहता है। अनन्या इस बार अपने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहती है। यहाँ एक औरत है, वो कह रही है कि उसे आपसे मिलना है, और अगर आप नहीं आएंगे तो वो हम तीनों को लेकर दिल्ली चली जाएगी। उस औरत के साथ कुछ बॉडीगार्ड्स भी है जो हमें यहाँ से निकलने ही नहीं दे रहे हैं। आप प्लीज जल्दी से यहाँ आ जाओ समर, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतना कहते कहते अनन्या का गला रूंध जाता है, उसकी आवाज भी कमजोर पड़ जाती है, जो हर्ष भी साफ साफ महसूस कर सकता था। वो अपनी मुठिया कस के भींच लेता है। हर्ष अपने दांत पीसते हुए कड़क आवाज में कहता है। कौन है वो औरत? अनन्या अब इन सब से काफी परेशान हो चुकी थी। वो थोड़ा इरिटेट होते हुए कहती है। वो मुझे नहीं पता समर, आप आकर खुद ही देख लीजिए। ये कहकर अनन्या बिना उसकी बात सुने फोन कट कर देती है। अनन्या फोन रखने के बाद पीछे मुड़कर देखती है। सब इस वक्त उसे ही टकटकी लगाए देख रहे थे, खासकर कि अनिता। अनन्या चलकर अनिता के सामने खड़ी हो जाती है और धीमी आवाज में कहती है, मैंने फोन कर दिया है, वो आ रहे हैं। अनिता के चेहरे पर उसकी बात सुनकर एक लंबी सी मुस्कान आ जाती है। उसे लग रहा था कि आज जाकर उसके बरसों का इंतजार अब आखिरकार खत्म होने वाला है। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।